भरा नहीं था, क्योंकि मुझे किसी जगह पर घूमने से ज्यादा अच्छा लगता है एक अनजान शहर की गलियों में बिंदास घूमना। तो कुछ देर और यहाँ की गलियों में भ्रमण करते हुए मैं पहुंच गया द्वारकेश रेस्टोरेंट की ये फेमस थाली खाने के लिए, जो मात्र 65 रुपए की है। अब इसका स्वाद तो आप द्वारका आकर ही टेस्ट करना, लेकिन वीडियो अभी लाइक कर देना। कल सुबह 8 बजे मैं निकलूंगा द्वारका दर्शन के लिए। द्वारका दर्शन में हम द्वारका के बाहर के कुछ तीर्थ स्थलों को विजिट करेंगे। तो मिलते हैं कल। कल द्वारका पहुंचते ही मैंने 100 रुपए में द्वारका दर्शन के लिए इस बस की टिकट बुक कर दी थी। तो आज सुबह 8 बजे इस बस में बैठकर मैं निकल लिया हूं द्वारका के बाहर के कुछ धार्मिक स्थलों के दर्शन के लिए। करीब 2 किलोमीटर चलने के बाद मैंने हमारी पहली लोकेशन रुक्मणी देवी मंदिर के दर्शन किए। रुक्मणी देवी मंदिर के आगे 15 किलोमीटर के लगभग बस चली और पहुंच गई आज की हमारी दूसरी लोकेशन श्री नागेश्वर महादेव, जो की भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ की ध्यान मुद्रा में लगभग 125 फीट ऊंची मूर्ति बड़ी ही मनमोहक है। यहाँ से 5 किलोमीटर आगे है थर्ड स्टॉप गोपी तालाब। इस तालाब से महाभारत की एक पौराणिक कहानी जुड़ी हुई है। तो अब गोपी तालाब विजिट करने के बाद लगभग 20 किलोमीटर आगे समुद्र तट पर हमारी बस का लास्ट स्टॉप है भेड़ द्वारका, जो कि समुद्र के बीच एक टापू पर स्थित है। तो वहां तक पहुंचने के लिए हमें बोट से जाना होता है, जो कि मेरी लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है और इसके लिए मैं कल से ही एक्साइटेड था। तो करीब 30 मिनट इस बोट में सफर करने के बाद भेड़ द्वारका के दर्शन किए। आज जितने भी ये धार्मिक स्थल मैंने विजिट किए हैं, इन सबके पीछे की पौराणिक कथा है मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग वीडियो में। अब द्वारका को बाय बाय बोलकर मैं निकल लिया सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के लिए। और ये जो खुशी आप देख रहे हो ना, ये है जनरल डिब्बे में सीट मिलने की। तो अपने पास बैठे इन भाई को अपनी यात्रा के बारे में बताते हुए मैं पहुंच गया वेरावल जंक्शन। अब स्टेशन की इस भीड़ से आप भगवान भोलेनाथ के श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा का अंदाजा लगा सकते हो। सबसे पहले श्री सोमनाथ ट्रस्ट की डोरमेटरी में पहुंचा, जहाँ मात्र 90 रुपए में ये शानदार रूम मिला और साथ में ये सूर्योदय का खूबसूरत नजारा भी। थोड़ी देर आराम किया और निकल लिया श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए। सबसे पहले तो यहाँ पर पास ही में देवी अहिल्याबाई द्वारा बनवाए गए शिवलिंग के दर्शन किए। फिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और सबसे पहले ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ के दर्शन किए। सोमनाथ मंदिर की बनावट तो काफी सुंदर है ही, साथ ही यहाँ मंदिर में मन को एक सुखद शांति का अनुभव हुआ। तो अब ज्योतिर्लिंग दर्शन करके मैं आ गया समुद्र तट का यह नजारा देखने के लिए और कुछ देर अरब सागर की इन उछलती कूदती लहरों को निहारने के बाद कुछ देर यहाँ का लोकल मार्केट विजिट करने के बाद वापस अपनी हॉस्टल आ गया। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर के पीछे की कहानी बताऊंगा लॉन्ग वीडियो में। तो मिलते हैं कल। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद अपना बोरिया बिस्तर बांधकर मैं निकल लिया वेरावल जंक्शन के लिए और मेरा 8वें दिन का सफर शुरू होता है इस ऑटो में धक्के खाने के साथ। तो आज वेरावल से वडोदरा पहुंचने के लिए मेरे इस 11 घंटे के लोकल ट्रेन के सफर में मुझे सबसे पहले ये क्यूट सी बच्ची दिखी, जो जी जान से मोबाइल गेम खेलने में लगी हुई थी। कभी इस डिब्बे में कुछ सामान बिकने आ जाता है तो कभी ये नोक झोंक शुरू हो जाती है। अब पास में बैठे लोगों से जान पहचान बढ़ाई तो बातचीत करते हुए मेरा ये ट्रेन का सफर और मजेदार होता चला गया। फिर थोड़ी देर बाद मेरी पहचान हुई इन सिंगर दादी से। तो इन दादी के प्यारे और मधुर संगीत का आनंद लेते हुए और इस 11 घंटे के सफर में इन अनजान लोगों को अपना बनाकर हंसी मजाक और खूब सारी मस्ती करते हुए रात के 11 बजे में पहुंच गया वडोदरा जंक्शन। लेकिन आज का ये 11 घंटे का यादगार सफर शायद मैं कभी नहीं भुला पाऊंगा। तो अब कल जाऊंगा दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए। मिलते हैं कल। आज मुझे वडोदरा से स्टैचू ऑफ यूनिटी के लिए निकलना था, जो कि वडोदरा से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। लेकिन स्टेशन पहुंचा तब तक मेरी ट्रेन निकल चुकी थी। फिर मुझे पता चला कि बस से भी वहां जाया जा सकता है। तो बस से इन खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते हुए मैं पहुंच गया स्टैचू ऑफ यूनिटी। सबसे पहले तो पेट पूजा की, फिर 380 रुपए का टिकट लेकर एंट्री गेट से अंदर होते ही मेरे सामने थी दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति, जिसकी हाइट 182 मीटर यानी लगभग 600 फीट है। यहाँ से नर्मदा नदी का ये खूबसूरत व्यू देखते हुए पहुंच गया इस मूर्ति के अंदर, जहां सरदार वल्लभ भाई पटेल का फेस स्टेचू और ये शानदार म्यूजियम बना हुआ है। अब लिफ्ट से इस मूर्ति के चेस्ट तक पहुंचा, जहां से नीचे का ये नजारा देखने को मिला। ऊपर से नर्मदा नदी की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। जब नीचे आया तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मैं इस मूर्ति के चेस्ट तक चला गया था, क्योंकि इस मूर्ति की ऊंचाई का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि सरदार साहब का पैर का अंगूठा भी मेरी 6 फीट हाइट से 2 गुना है। तो यहाँ की टिकट से लेकर अंदर क्या क्या है सारी जानकारी बताऊंगा लॉन्ग वीडियो में। मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेवल बजट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी घूमने के बाद भी साधु बेट आइलैंड की कुछ जगह छूट रही थी, जैसे सरदार सरोवर डैम, वैली ऑफ फ्लावर्स, व्यू पॉइंट से सनसेट का व्यू और स्टेच्यू ऑफ यूनिटी पर होने वाला लेजर शो। तो सबसे पहले तो मैंने सरदार सरोवर डैम विजिट किया। इस डैम में 217 किलोमीटर तक पानी भरा हुआ है और यहाँ से सनसेट का ये जो नजारा है ये तो देखते ही बनता है। दोनों तरफ पहाड़ और पहाड़ों के बीच बहती हुई नर्मदा नदी और इन्हीं पहाड़ों के बीच होता हुआ ये सूर्यास्त। नजारा ऐसा था कि इसकी खूबसूरती बयां करने में शब्द कम पड़ जाएंगे। तो कुछ देर यहीं पर बैठकर इस शानदार शाम के मजे लिए, तभी मुझे पता चला कि पास वाली हिल की कुछ 500 सीढ़ियां चढ़ने के बाद और भी बढ़िया व्यू देखने को मिलता है। तो देर ना करते हुए मैं पहुंच गया इस हिल के टॉप पर और जब ऊपर पहुंचा तो वास्तव में यहाँ से और भी बढ़िया नजारा देखने को मिला। इस हिल के टॉप से ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भी छोटी लग रही थी। अब इन दोनों व्यू पॉइंट का आनंद लेने के बाद मैं वापस पहुंच गया स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के पास, जहाँ लेजर शो स्टार्ट होने वाला था। फाइनली 7:15 पर यह लेजर शो स्टार्ट होता है, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अब मैं निकल लिया वडोदरा के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, बंजारों को छोड़नी ही पड़ती है। ठीक बंजारों की तरह ही मैं भी अब वडोदरा को छोड़कर निकल लिया नासिक के लिए। मगर जब ट्रेन की ये भीड़ देखी तो मेरे तो होश ही उड़ गए और वापस होश में आया तो मेरी यात्रा पहुंच चुकी थी महाराष्ट्र। हल्की सी ठंड के साथ नासिक ने मेरा स्वागत किया। स्टेशन से सिटी बस पकड़कर मैं पहुंच गया मालेगांव स्टैंड। अब बात कुछ 4 दिन पहले की है, जब मैं सोमनाथ में था। वहाँ मेरी दोस्ती हुई थी ओमेश भाई से, जो की नासिक के है। मालेगांव स्टैंड पहुंचा तो ओमेश भाई मुझे लेने के लिए पहुंच चुके थे। सबसे पहले तो हम पहुंचे एक धर्मशाला, जहाँ 200 रुपए में ये शानदार रूम लिया, यहाँ पर सामान डाला और निकल लिए ओमेश भाई की बाइक से नासिक की कुछ पास ही की लोकेशंस को विजिट करने के लिए। ओमेश भाई ने मुझे हर जगह के बारे में अच्छे से सब कुछ बताया और कल कहाँ कहाँ घूमना है पूरी प्लानिंग भी बताई और साथ ही ये साबित भी कर दिया कि दोस्ती चाहे 4 दिन पहले हुई हो, लेकिन अगर गहरी हो तो ऐसा लगता है जैसे बरसों पुरानी होगी। और यही खूबसूरती है हमारे हिंदुस्तान की, जहाँ अतिथि देवो भव की रीत चली आ रही है। आप चाहे किसी भी धर्म, जाति या समुदाय के हो, मगर यहाँ दिल सभी के हिंदुस्तानी है, जो हमेशा एक दूसरे के लिए धड़कते रहेंगे। काशी के बारे में तो आप सभी ने सुना ही होगा, मगर क्या आप जानते हैं कि एक काशी महाराष्ट्र में भी है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कुंभ नगरी नासिक की, जिसे छोटा काशी कहा जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन से जुड़े सैकड़ों प्रमाण नासिक शहर में मौजूद है। यहाँ के घाट अपने आप में परिपूर्ण है। माँ गंगा गोदावरी के इस श्री राम कुंड की भीड़ कभी कम नहीं होती। अति प्राचीन वास्तुकला से सुसज्जित ये मंदिर नासिक शहर को काफी सुंदर तो बनाते ही है, साथ ही यहाँ के घाट और मंदिरों का मिश्रण इस शहर को एक शांतिपूर्ण रूप भी प्रदान करता है। तो ऐसे ही घाट घाट और मंदिर मंदिर घूमते हुए मैं पहुंच जाता हूं श्री नारो शंकर मंदिर। यहाँ पर लगी इस बेल यानी घंटी के बारे में कहा जाता है कि गोदावरी नदी में महाबाढ़ आने के संकेत सबसे पहले यहीं से मिलते हैं। जब नदी में पानी हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो ये बेल बजने लगती है ना विचित्र बात। बारी बारी से यहाँ के घाट पर बने सभी मंदिरों के दर्शन करने के बाद भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन किए और यहाँ के इतिहास को गहराई से जानकर मैं निकल लिया अपने रूम की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट। नासिक को अच्छे से अपने दिल में बसाकर और बहुत सारी यादें मेरे इस बड़े से बैग में भरकर अब मैं निकल लिया हूँ छत्रपति संभाजी नगर के लिए। संभाजी नगर से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर है घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे आखिरी ज्योतिर्लिंग है। वहाँ तक पहुँचने के लिए महाराष्ट्र परिवहन की बसें चलती है, तो मैं भी बस पकड़कर निकल लेता हूँ ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए। बस से इस घाट का जो नजारा दिख रहा था वो तो देखने लायक था। इन खूबसूरत पहाड़ों को निहारते हुए मैं बस यही सोच रहा था कि मानसून के वक्त ये पहाड़ किसी जन्नत से कम नहीं लगते होंगे, शायद इनकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती होगी। खैर 40 मिनट के अपने बस सफर के बाद मैं पहुंच गया घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। भक्त निवास पहुंचा तो रूम होते हुए उन्होंने यहाँ पर रुकने का मना कर दिया। व्यवस्था के नाम पर यहाँ कोई खास इंतजाम नहीं थे, तो लॉकर में बैग और मोबाइल रखकर ज्योतिर्लिंग दर्शन किए। फिर एल्लोरा की गुफा पहुंचा, तब तक वो भी बंद हो चुकी थी। अब एक ऑटो पकड़ा और उसमें बज रहे संगीत का आनंद लेते हुए वापस निकल लिया छत्रपति संभाजी नगर की तरफ। जैसे तैसे इस गेट पर रात काट कर मेरे 13वें दिन की सुबह होती है मुंबई में। इस डोरमेट्री में दिन भर नींद लेने के बाद मैं पैदल पैदल निकल लेता हूँ मुंबई दर्शन के लिए। आज शाम के वक्त मुंबई का मौसम भी बड़ा सुहावना था, तो इस मौसम का मजा दोगुना करने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ चौपाटी पर। मुंबई शहर के इस भागदौड़ भरे जीवन में ये बीच ही यहाँ थोड़ा सुकून देती है। लोग फैमिली और दोस्तों के साथ यहाँ पर शांति के कुछ पल बिताने के लिए आते हैं। मैं भी कुछ वक्त इधर बिताने के बाद वापस डोंगरी की तरफ आ जाता हूँ। मगर इन ऊंची ऊंची बिल्डिंगों के नीचे की ये गंदगी हम इंदौर वालों को कहाँ रास आने वाली थी, तो मेरे एक फ्रेंड को कॉल मिलाता हूँ और पहुंच जाता हूँ उसके रूम पर। हाँ, यहाँ आकर थोड़ा सुकून मिलता है। साथ ही दीपक भाई ने बढ़िया दाल चावल भी तैयार करके रखे हुए हैं, तो अब हम खाते हैं दाल चावल। अब तक आप वीडियो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल। अब आज थोड़ा तैयार वैयार होकर मैं जा रहा हूँ मुंबई विजिट करने के लिए। जो गली गैंग
तो मुंबई की इन गलियों में होते हुए मैं पहुंच जाता हूं अंधेरी रेलवे स्टेशन और 10 रुपए की टिकट लेकर बैठ जाता हूं मुंबई की लोकल में। अब मेरे माइंड में मुंबई की इस लोकल ट्रेन की इमेज कुछ ज्यादा ही भीड़ भाड़ भरी हुई छपी थी, लेकिन मेरी किस्मत ने मेरा साथ दिया। शायद आज संडे है तो ज्यादा भीड़ नहीं थी। खैर इस लोकल के सफर का मजा लेते हुए मैं पहुंच चुका था चर्च गेट स्टेशन। अब यहाँ से ऑटो में बैठकर सबसे पहले जाता हूँ गेटवे ऑफ इंडिया। लगभग आधी मुंबई की भीड़ तो मुझे यहीं पर दिख रही थी। सामने ही यहाँ पर ताज होटल बना हुआ है, तो गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल देखने के बाद अब आ जाता हूँ फैशन स्ट्रीट। हाँ, ये वही मार्केट है जहाँ फैशन आइटम काफी सस्ते मिलते हैं, तो सस्ते में थोड़ी शॉपिंग मैं भी करता हूँ। फिर आज की शाम का मजा लेने के लिए पहुंच जाता हूँ मरीन ड्राइव पर। अब बचा हुआ आधा मुंबई मुझे इधर बैठा हुआ मिलता है, पर जो भी है शाम के वक्त मरीन ड्राइव पर बैठकर इस समुद्र को निहारना एक अलग ही मजा देता है। तो कुछ वक्त मरीन ड्राइव पर बिताकर निकल लेता हूँ घर की ओर। मिलते हैं कल। अब पिछले 2 दिनों में मुंबई की गलियों से लेकर मुंबई की लोकल तक, मुंबई की बीच से लेकर मुंबई के मार्केट तक, गेटवे ऑफ इंडिया, ताज होटल और मरीन ड्राइव सब कुछ घूमने के बाद अब वक्त आ गया था मुंबई को टाटा बाय बाय करने का। लेकिन जब बस स्टॉप पहुंचा तो यहाँ से कोई बस दादर स्टेशन साइड नहीं जा रही थी, और क्योंकि रात का वक्त था तो टैक्सी वाले भी 500 से कम नहीं बोल रहे थे। काफी टाइम वेट करने के बाद फिर मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना लिफ्ट मांगी जाए, और फाइनली एक भले सज्जन ने अपनी गाड़ी में बिठा ही लिया। स्टेशन पहुंचा, ट्रेन आई और मेरा वही रोज की तरह गेट पर रात काटते हुए सफर करना। लेकिन आज पूरी रात गेट पर नहीं काटी, क्योंकि सुबह सुबह आज मेरी किस्मत थोड़ी चमक उठी थी। शायद मेरे अलावा इस डब्बे में कोई बचा ही नहीं था। खैर 3-4 घंटे ही सही, कम से कम आज सीट तो नसीब हुई। जब खिड़की से बाहर देखा तो मैं पहुंच चुका था गोवा। अब गोवा पहुंचने की भी एक अलग ही खुशी होती है, जो मेरे चेहरे पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे। मडगांव स्टेशन पर उतरते ही बाहर जाकर सबसे पहले तो पेट पूजा की, फिर आ गया मेरे दोस्त मुकाती के फ्लैट पर। और अब हम कहाँ जा रहे हैं ये बताऊंगा कल। तो भैया ये हूँ मैं और ये है मेरा भाई मुकाती, और हम दोनों जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट। लेकिन नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हो। सुसाइड करने नहीं जा रहे, हम जा रहे हैं सुसाइड पॉइंट पर होने वाला सनसेट देखने के लिए। सुसाइड पॉइंट साउथ गोवा में बोगमालो बीच के पास ही एक सनसेट पॉइंट है। तो अब भाई की बुलेट लेकर हम भी निकल लिए थे फुल टसनबाजी में गोवा की शाम का लुत्फ उठाने के लिए। इधर पहुंचने का रास्ता तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन व्यू भी उतना ही शानदार है। समुद्र में समाते हुए इस सूरज को देखना मन को काफी शांति और सुकून देता है। तो कुछ देर यहीं पर बैठकर इस सनसेट के नजारे का आनंद लिया, और सच कहूँ तो गोवा की वास्तविक खूबसूरती यहाँ पर सनसेट के वक्त ही दिखाई देती है। अब समुद्र की इन लहरों की उछल कूद करीब से देखने के लिए नीचे उतरे, तभी इसके पैर में अचानक पता नहीं क्या हो गया। शायद थोड़ी ओवर एक्टिंग भी कर रहा है। इधर हमारे रोहन भाई अलग ही गिर पड़ रहे थे। फिर आज की इस शानदार और रंगीन शाम का मजा लेने के बाद अब रोहन भाई ने हमें ये दिल का दरिया बताया, लेकिन ये दिल का दरिया भी शायद बह चुका था। इसलिए अब हम भी निकलते हैं रूम की ओर। मिलते हैं कल। अब आज हम जा रहे हैं वास्को से अरम्बोल बीच की तरफ। अरम्बोल वास्को से लगभग 60 किलोमीटर दूर नॉर्थ गोवा की एक काफी साफ सुथरा और सुंदर बीच है। भारी ट्रैफिक के कारण करीब 2 घंटे गोवा के इन खूबसूरत रास्तों पर सफर किया, और इन रास्तों के नजारों को देखकर समझ आया कि किसी ने सच ही कहा है कि सफर मंजिल से भी ज्यादा खूबसूरत होता है। फाइनली हम पहुंच चुके थे बीच पर, और यहाँ पर भाई इंडियंस तो नजर ही नहीं आ रहे थे। जिधर देखो उधर फॉरेनर ही फॉरेनर बस। तो थोड़ा रसिया वालों से उनकी कंट्री के बारे में जानकर और उनको हमारी कंट्री के बारे में थोड़ा ज्ञान गणित बताकर अब आगे बढ़ा, तो इन समुद्र की लहरों को देखकर मुझसे तो रहा नहीं गया और कूद पड़ा नहाने के लिए। काफी टाइम इधर ही मस्ती करने के बाद थोड़ा आराम किया और फिर निकल लिया अरम्बोल के इस मार्केट को विजिट करने के लिए। अगर आप फैमिली के साथ आते हैं तो इस मार्केट को जरूर विजिट करना। काफी शानदार हैंडमेड आइटम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। इधर हमारे भाई के अलग ही ड्रामे चल रहे थे। कभी ढोलक वाले से मोल भाव करने लग जाता है तो कभी ये हरकतें। खैर आज के दिन का काफी मजा लेने के बाद अब शाम का ये सनसेट देखकर निकल लेते हैं रूम की ओर। फिर मिलेंगे कल। तो भाई कल दिन भर गोवा में मस्ती करने के बाद आज मेरी सुबह होती है दोपहर 1 बजे। हाथ पैर और बॉडी पेन के साथ साथ हल्का सिर दर्द भी है, लेकिन आज थोड़े काम निपटाने हैं तो उठना भी पड़ेगा। उठते ही भूख अलग लगने लगी थी, लेकिन किचन में खाने को कुछ नहीं मिला तो थोड़े से बादाम खाकर लग गया अपने काम पर। अब पिछले 15 दिनों से कपड़े धोए नहीं थे, तो सबसे पहले तो आज ये पेंडिंग काम निपटाया, फिर आज का ये दूसरा टास्क पूरा किया, फिर ये तीसरा, उसके बाद और भी छोटे मोटे पेंडिंग काम निपटा कर निकल लिया कुछ खाने की जुगाड़ में। लेकिन बाहर खाने में भी कुछ ज्यादा मजा नहीं आया। आज सच में इंदौर के खाने को बहुत मिस किया। फिर कुछ देर बाइना बीच पर टाइम पास किया, और जब आकर दुख दर्द मुकाती भाई को सुनाया तो उसने रूम पर ही बढ़िया दाल बाफले बना दिए। और बाबूजी हम मालवा वाले लोगों को अगर दाल बाफले मिल गए तो समझो भगवान मिल गए। और मुकाती के बनाए इन दाल बाफलों में इतना स्वाद था कि शब्दों में बता नहीं सकता। मेरे दिल से एक ही आवाज निकली, बहुत ही आला। मिलते हैं कल।
तो जी 5 दिन गोवा में खूब सारी मस्ती करने के बाद मैं निकल लेता हूँ कर्नाटक के लिए। अब गोवा से गोकर्ण के लिए बस तो पकड़ ली, लेकिन रास्ता बहुत ही लंबा है। तो चलिए तब तक मैं आपको एक छोटी सी रियल कहानी सुनाता हूँ। ये जो 120 डेज के ट्रिप पर मैं निकला हूँ ना, शायद मैं इस ट्रिप पर नहीं आने वाला था, क्योंकि ट्रिप पर निकलने से पहले बहुत सी चीजें होती है यार जो देखनी होती है। बजट देखना होता है, काम धंधे, फैमिली, फ्रेंड्स, समय देखना होता है। अंदर एक डर होता है कि अनजानी प्लेसेस पर अकेले कैसे सफर करोगे। तो मैं भी बहुत दिनों से इस ट्रिप के बारे में बस सोचे जा रहा था और सिर्फ सोचे जा रहा था, पर निकल नहीं पा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों पहले ही मेरे एक भाई ने सुसाइड कर लिया। किसी को आज तक नहीं पता चला कि क्यों किया, क्या रीजन था। तभी से मेरा मन बहुत ज्यादा विचलित और परेशान था कि यार हमें लाइफ के बारे में क्या ही पता है, आज है क्या पता कल को क्या हो जाए। तो क्यों ना थोड़ा सा रिस्क लेकर जो चीज मेरा दिल बहुत जोरों से कह रहा है वो अनुभव कर लिया जाए। तो बस मैंने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए अपने दिल की सुनी और निकल लिया। भाई कल बस से 6-7 घंटे का सफर तय करने के बाद रात के 9 बजे मैं गोकर्णा पहुंच तो गया, मगर 9 बजे ही गोकर्णा का माहौल कुछ ऐसा हो चुका था। फिर थोड़ा ढूंढने पर एक होटल में 600 रुपए में रूम मिल ही जाता है। अब गोकर्णा आने के पीछे की स्टोरी शुरू होती है सोमनाथ से। सोमनाथ की डोरमेट्री में मेरी पहचान हुई थी महाराष्ट्र के इन अंकल से। इन अंकल ने मुझे गोकर्णा के शिवलिंग के बारे में पौराणिक कहानी सुनाई थी और बोला था कि बेटा गोकर्णा जरूर जाना तुम। तो अब सुबह सुबह मैं पहुंच जाता हूँ शिवलिंग दर्शन के लिए, लेकिन मुझे अंदर नहीं जाने दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर अंदर ऐसे नहीं जाते हैं, ऐसे जाते हैं। और मेरी बहुत दिनों से इच्छा थी कि साउथ में जाकर लुंगी पहनूंगा, तो मंदिर दर्शन के साथ साथ आज मेरी लुंगी पहनने की दिली इच्छा भी पूरी हो गई। तो जी गोकर्णा जाना जाता है अपने शांत और सुंदर बीच के लिए, और खासकर यहाँ पर विराजमान महाबलेश्वर शिवलिंग के लिए। और इसके पीछे भी एक कहानी है जो जुड़ी हुई है लंका नरेश रावण से। ये शिवलिंग रावण लंका ले जा रहा था, मगर कुछ कारणवश यहीं पर स्थापित करना पड़ा। कहानी थोड़ी लंबी है तो लॉन्ग वीडियो में बताऊंगा। यहाँ के फेमस ओम बीच के बारे में बताऊंगा कल। जी महाबलेश्वर मंदिर के दर्शन करने के बाद भी पता नहीं क्यों मेरा मन इस लुंगी को चेंज करने का हो ही नहीं रहा था। शायद बहुत ज्यादा कंफर्टेबल था इसलिए। अब मन नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, मैं इसी गेटअप में निकल लिया। पहले तो गोकर्णा का मार्केट विजिट किया, फिर गोकर्णा मेन बीच, लेकिन अब मुझे जाना है ओम बीच, जो कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो अब इस लुंगी को अपने गले में डालकर ऑटो रिक्शा से जंगलों के इन रास्तों पर होता हुआ मैं पहुंच जाता हूँ ओम बीच। इस बीच को आप अगर ऊपर से देखते हो तो इसका आकार ओम की भांति दिखाई देता है, इसलिए इसे ओम बीच नाम दिया गया। काफी शांत, सुकून भरी और साफ सुथरा इस बीच पर मैं कुछ ही वक्त बिता पाता हूँ, क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम हो चुका था। तो एक स्मार्ट ट्रेवलर की तरह मैं भी लगभग 30 मिनट पहले पहुँच जाता हूँ रेलवे स्टेशन। लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चलता है कि मेरी ट्रेन 1 घंटे लेट है। कोई बात नहीं, 1 घंटे वेट कर लेंगे। लेकिन पहले 1 घंटे, फिर 2 घंटे, फिर 3 घंटे, फिर 4, 5 और पूरे 6 घंटे वेट करने के बाद फाइनली मेरी ट्रेन आ ही जाती है, जिसमें बैठकर मैं निकल लेता हूँ मुरुदेश्वर के लिए। मिलते हैं कल। तो भाई ट्रेन से इन नजारों का मजा लेते हुए आज मेरी 120 दिन की भारत यात्रा पहुंच चुकी है मुरुदेश्वर कर्नाटका। सबसे पहले तो 600 रुपए में ये होटल लिया, अपना सामान डाला और निकल लिया मुरुदेश्वर टेम्पल दर्शन के लिए। कंदुका पहाड़ी पर 3 ओर से समुद्र से घिरा यह मंदिर भगवान शिव को डेडिकेटेड है। ये मुरुदेश्वर मंदिर का गेट है जिसे गोपुरम कहा जाता है। ये गोपुरम आपको साउथ इंडिया के अधिकतर मंदिरों में देखने को मिलेंगे। मुरुदेश्वर मंदिर का गोपुरम भारत का सबसे ऊंचा गोपुरम है, जिसकी हाइट 249 फीट है, और मैंने जितना सुना था इसकी बनावट उससे भी कई ज्यादा सुंदर है। गोपुरम गेट से अंदर जाते ही पहाड़ी के ऊपर हमारे महादेव विराजमान है, जो कि 123 फीट ऊंचाई के साथ ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शिव प्रतिमा है। ये प्राचीन मुख्य मंदिर है जहाँ पर भगवान शिव का आत्मलिंग स्थापित है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है, तो पहले मैं शिवलिंग के दर्शन करता हूँ, फिर कुछ सीढ़ियां चढ़कर पहुंच जाता हूँ पहाड़ी पर विराजमान शिव प्रतिमा के पास। अब जैसे जैसे शाम ढलती जा रही थी, यहाँ की सुंदरता और भी बढ़ चुकी थी, और यहाँ पर रात के वक्त का मंदिर और समुद्र का यह नजारा तो जो देख ले वो देखता ही रह जाए। मंदिर दर्शन के बाद करीब 1 घंटे का वक्त इस समुद्र किनारे बिताकर अब मैं निकल लेता हूँ अपनी होटल की तरफ। मिलते हैं कल। तो जी आज मैं जिस मंदिर को विजिट करने के लिए जा रहा हूँ वो लगभग 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है, और इस मंदिर का नाम है श्री कृष्ण मठ, जो कि कर्नाटका के उडुपी में है। इस मंदिर की स्थापना 13वीं शताब्दी में संत श्री माधवाचार्य द्वारा की गई थी। तो मुरुदेश्वर से ट्रेन पकड़कर मैं पहुंच गया उडुपी। यहाँ मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि यहाँ रेलवे स्टेशन के बाहर आपको ऑटो रिक्शा के लिए मोल भाव नहीं करना पड़ता, बल्कि आपको आपकी डेस्टिनेशन के हिसाब से टिकट लेना होता है। अब उडुपी के खाने के बारे में भी काफी तारीफ सुनी थी, तो सबसे पहले तो यहाँ का खाना टेस्ट
टेस्ट किया जो कि काफी ज्यादा स्वादिष्ट था। फिर सुबह मंदिर दर्शन के लिए निकल लिया। यहाँ पर भी दक्षिण भारत के अन्य मंदिरों की तरह ही गोपुरम बना हुआ है और यहाँ की एक थोड़ी अलग कहानी ये है कि मंदिर में प्रवेश से पहले आपको इस खिड़की से दर्शन करने होते हैं। इस खिड़की को कनकना किंडी कहा जाता है। इसके पीछे की कहानी ये है कि यहाँ पर कनकदास करके भगवान के एक भक्त हुआ करते थे, जिन्हें किन्हीं कारणों से मंदिर के अंदर नहीं जाने दिया जाता था। जब कनकदास ने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके उनको प्रसन्न किया तो भगवान ने इस खिड़की से कनकदास को दर्शन दिए थे। तभी से इस खिड़की से दर्शन करने की मान्यता चली आ रही है। अब जिस शहर के खाने की इतनी तारीफ सुनी हो, वहां पर बस एक दिन खा के तो मेरा मन नहीं भरने वाला। तो जी एक सुबह फिर उडुपी के खाने को टेस्ट करने के लिए मैं पहुंच जाता हूं रोटी माने रेस्टोरेंट पर, जहां बनाना लीफ पर खाना परोसा जाता है। लेकिन हर बार की तरह मेरी फूटी किस्मत मेरा पूरा साथ निभाती है और ये रेस्टोरेंट मुझे बंद मिलता है। अब मेरा दिल किसी और रेस्टोरेंट पर खाने का नहीं होता है, लेकिन पेट अभी खाली है, तो यहाँ पर मैं अपने दिल की ना सुनते हुए पेट की सुनता हूँ और पास ही के रेस्टोरेंट पर पहुंच जाता हूँ। बनाना लीफ पर खाने का था तो ठीक है ये भी। अब इतना सारा डिलीशियस खाना खाने के बाद कोई भी इंसान सोने ही जाएगा, लेकिन नहीं, मैं सीधा पहुंच जाता हूँ माल पे भी। अब वैसे तो मुझे बीच पर बैठना, घूमना और कुछ वक्त बिताना काफी पसंद है, लेकिन यहाँ पर मैं आया हूँ एक ब्रिज के चक्कर में। भाई मैंने नॉर्मल ब्रिज देखे थे, हवा में लटकते ब्रिज देखे थे, मगर तैरता हुआ ब्रिज बस इस झूठ को झूठ साबित करने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ माल पे बीच। और सच में यार यहाँ पर तैरता हुआ ब्रिज बना हुआ है और इस ब्रिज का भी अपना अलग ही एक्सपीरियंस है भाई। अब मैं शब्दों में कैसे बताऊं, उडुपी आकर खुद ही अनुभव करिएगा। चलिए मिलते हैं कल। तो भाई आज मैं उडुपी से पहुंच चुका हूं मंगलुरु कर्नाटक। अब क्योंकि शाम हो चुकी थी तो कुछ वक्त बिताने के लिए मैंने बीच पर जाना ही सही समझा और पहुंच गया पनम्बुरु बीच। और यहाँ का जो व्यू भाई मैंने देखा, मैंने उम्मीद नहीं की थी कि आज की शाम इतनी हंसी होने वाली। यहाँ पर बैठा मैं इस सुहानी शाम के नजारे को देखता ही जा रहा था, पर मेरा मन था कि भर ही नहीं रहा था। मैं बस यही सोच रहा था कि कुछ दिन भी ना एक सपने की तरह होते हैं। मतलब कभी कभी यकीन ही नहीं होता कि अपने इस रूम में पड़े हुए दिन भर इन जगहों के बारे में सिर्फ सर्च करता रहता था और आज अपने इन सपनों को जी रहा हूँ। ना कोई टेंशन, ना कोई डिस्टरबेंस, बेफिक्र अपनी मस्ती में एक आजाद परिंदे की तरह हर रोज एक जगह से दूसरी जगह उड़ता फिर रहा हूँ। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ये तो बहुत ही कम है, क्योंकि इस मूवमेंट की वास्तविकता को ना तो शब्दों में सजाया जा सकता है और ना ही इस वीडियो के जरिए बताया जा सकता है। इसे तो बस फील किया जा सकता है। बाकी अभी तक आप सब लोगों से जो प्यार और सपोर्ट मिला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत सारा प्यार। मिलते हैं कल। अब कल मैंगलोर के पनम्बुरु बीच पर कुछ सुकून भरा वक्त बिताने के बाद मैं पहुंच जाता हूं गोकर्णनाथ मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की सुंदर बनावट देखते ही बन रही थी। दक्षिण वास्तुकला का एक और शानदार उदाहरण मुझे यहाँ पर देखने को मिला। सबसे पहले तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन किए, फिर बाहर मंदिर परिसर में बने और भी मंदिरों के दर्शन किए और आ गया अपने रूम पर। लेकिन मुझे नहीं पता था कि दूसरे दिन की शुरुआत इतनी तेज धूप के साथ होनी है। अब इतनी धूप में तो मैं कुछ ही देर बाहर टिक पाता हूँ और रूम पर आकर अपने कुछ जरूरी काम निपटा लगता हूँ। फिर शाम के वक्त निकल लेता हूँ माँ मंगला देवी दर्शन के लिए। यहाँ पर आरती के वक्त माँ मंगला देवी के दर्शन करने के बाद मंदिर के बारे में थोड़ी जानकारी लेता हूँ तो पता चलता है कि माँ मंगला देवी के इस प्राचीन मंदिर के कारण ही इस शहर का नाम मंगलोर हुआ। एक और पौराणिक कथा के अनुसार इस मंदिर का निर्माण भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान परशुराम द्वारा किया गया था। बाद में इस मंदिर का विस्तार 9वीं शताब्दी के दौरान अलूपा राजवंश के सबसे प्रसिद्ध राजा कुंदवर्मन द्वारा किया गया। तो अब मैं निकल लेता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। मिलते हैं कल। 2 दिन बेंगलोर की गर्मी खाने के बाद थोड़ी ठंडक की तलाश में मैं निकल लेता हूँ कुर्ग के लिए, जो कि कर्नाटका का एक हिल स्टेशन है और इसे मडिकरी के नाम से भी जाना जाता है। कर्नाटका परिवहन की बस यहाँ से टाइम से निकल तो ली थी, मगर इन टेढ़े मेढ़े पहाड़ों के रास्तों पर चलते हुए कब रात के 11 बज गए पता ही नहीं चला। खैर रात के 11 बजे मैं पहुंच चुका था कुर्ग मडिकरी। लगा तो था कि आज की रात बस स्टैंड पर ही काटनी पड़ेगी, लेकिन नहीं, हर रोज से कुछ महंगा मिला, बट थोड़ा ढूंढने पर मुझे रूम मिल ही जाता है। अब आपको कुर्ग के बारे में अगर बताऊं तो कुर्ग मेरी ड्रीम प्लेसेस में शामिल है। कुर्ग कर्नाटका में स्थित एक हिल स्टेशन है जिसे इंडिया का स्कॉटलैंड कहा जाता है। अगर यकीन नहीं हो रहा तो आप गूगल करके देख सकते हो। हालांकि मैं बता देता हूँ कि कुर्ग अपने कॉफी प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। कॉफी के साथ साथ ही मसाले, चॉकलेट और होममेड वाइन भी कुर्ग की खासियत है। इसके अलावा खड़ी पहाड़ियां, सुंदर झरने, हरे भरे जंगल और कई सुंदर नजारे आपको कुर्ग में देखने को मिलेंगे। और इसीलिए अगले 3 दिन में कुर्ग में बिताने वाला हूँ। कल मैं विजिट करने वाला हूँ अब्बी फॉल्स, राजा टॉम और गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ मडिकरी। तो
मिलते हैं कल। जी आज मैं निकल लिया हूँ कुर्ग को विजिट करने के लिए। अब वैसे तो कुर्ग में विजिट करने के लिए इतनी प्लेसेस है कि आपको 8 दिन भी कम पड़ जाए। खैर मैंने अपना 3 दिन का ट्रिप प्लान बना लिया है, तो आज सबसे पहले मैं कुर्ग की कुछ पास ही की लोकेशंस विजिट करने वाला हूँ। और इनको विजिट करने के लिए मैंने थोड़ा मोल भाव करके 700 रुपए में ऑटो कर लिया है। तो अब सबसे पहले मैं पहुंच गया अब्बी फॉल्स, जो कि 70 फीट ऊंचाई से गिरता हुआ एक सुंदर झरना है। यहाँ की ये जो आसपास की वादियों का व्यू है ये बड़ा ही सुखद है। आसपास पूरा जंगल और काफी के बागान है और बीच में फॉल्स तक जाने का रास्ता। झरने के सामने ही यहाँ पर हैंगिंग ब्रिज बना हुआ है और आसपास के नजारे भी बड़े ही मनमोहक है। कुछ वक्त यहाँ पर बिताने के बाद अब मैं निकल लेता हूँ राजा स्टोम के लिए, जो कि ऐतिहासिक स्मारक है। यहाँ पर 3 मकबरे बने हुए हैं, जिनमें मुख्य मकबरा कोडवा राजा डोड्डावीर राजेंद्र और उनकी पत्नी महादेवी अम्मा का है। इन मकबरों में इंडो सरसैनिक स्थापत्य शैली पर काम किया गया है और अंदर भगवान शिव का मंदिर भी है। अब यहाँ पर कुछ देर रुकने के बाद मैंने आज आखिरी में गवर्नमेंट म्यूजियम ऑफ मडिकेरी विजिट किया और वापस अपनी होटल पहुँच गया। मिलते हैं कल। ये तीनों कॉफी के बाद एक और कॉफी भी मिलता है, सिविट कॉफी। तो भाई आज मेरे दिन की शुरुआत होती है इस कॉफी के बागान से। अब जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुर्ग अपने कॉफी प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है और मुझे बहुत दिनों से यह सब जानने की उत्सुकता थी कि कॉफी के बागान से कॉफी कैसे हमारे कप तक पहुंचती है और उसका क्या प्रोसीजर है। और यही सब जानने के लिए मैं पहुंच जाता हूं एक कॉफी के कारखाने पर। मेरी ही तरह कुछ भाई लोग और यहाँ पर आए हुए थे, क्योंकि कॉफी के बागान विजिट करना भी कुर्ग की यात्रा का ही एक हिस्सा है। यहाँ पर आपको पर्सनल गाइड मिल जाते हैं। तो अब हमने भी एक दूसरे को ज्वाइन किया और 200 रुपए पर पर्सन के हिसाब से एक गाइड हायर कर लिया, जो कि हमें इस पूरे जंगल की सैर करवाता है और इसमें उगाए जाने वाले मसाले और खासकर कॉफी के प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी बताता है। फिर कॉफी का कारखाना दिखाता है और साथ ही यहाँ की होममेड वाइन भी टेस्ट करवाता है, जो कि नॉन एल्कोहलिक है और बिना किसी केमिकल के तैयार की जाती है। वैसे तो ये 1 घंटे में बहुत कुछ बता देता है, लेकिन मुझे सब कुछ डिटेल से में जानना था, तो करीब 5-6 घंटे का वक्त यहाँ बिताता हूँ। आखिरी में यहाँ की प्योर कॉफी पीकर निकल लेता हूँ रूम की ओर। मिलते हैं कल। नशा वशा कुछ नहीं होता सर, छोटा बच्चे से लेके बूढ़ा तक कोई भी कंज्यूम कर सकता है। ये पी के देखिए, ये ब्लैक ग्रेप का रेड वाइन, सो नॉन अल्कोहलिक विद योर हेल्थ बेनिफिट। भाई कल कुर्ग में कॉफी फैक्ट्री विजिट करने के बाद ओमकारेश्वर मंदिर दर्शन किए और अपनी हॉस्टल आ गया था। अब दिन भर जंगलों में भटकने के कारण इतनी नींद आई कि आज का आधा दिन तो मेरा सोने में ही निकल चुका था। फिर बचे आधे दिन को यादगार बनाने के लिए मैं पहुंच जाता हूं राजा सीड गार्डन, जो कि सुंदर फूलों का एक बगीचा है और एक शानदार व्यू पॉइंट भी। अब मैं राजा सीड गार्डन आया हूँ यहाँ पर होने वाला सुंदर सनसेट देखने के लिए, लेकिन अभी 4 ही बजे थे और सनसेट होने में तो काफी वक्त था। तो तब तक फूलों से भरे इस गार्डन को ही विजिट किया और यहाँ से इन पहाड़ों का लुत्फ उठाया और कुछ वक्त इंतजार करने के बाद फाइनली सनसेट का ये मनमोहक व्यू मुझे यहाँ पर देखने को मिला। सूर्यास्त का ये नजारा पता नहीं क्यों मन को इतनी शांति देता है कि इससे नजरें हटाने का मन ही नहीं होता। फिर थोड़ी ही देर में ये सूरज इन पहाड़ों के पीछे और इस बादल के अंदर छिप जाता है और हर रोज हमें यही सिखाने की कोशिश करता है कि सब चीजों का एक अंत होता है और कुछ अंत जरूरी भी होते हैं एक नई शुरुआत के लिए। आज भले ही अंत हो चुका है, लेकिन फिर से एक और बार नई शुरुआत की जा सकती है। तो हर बार की तरह इस बार भी सूर्यास्त से बस यही सीख लिए हुए मैं भी निकल लेता हूँ अपनी इस नई शुरुआत को थोड़ा और आगे बढ़ाने के लिए। मिलते हैं कल। तो जी आज मेरी भारत यात्रा पहुंच चुकी है कर्नाटक की सांस्कृतिक राजधानी मैसूर, जिसे सिटी ऑफ पैलेस भी कहा जाता है। मैसूर का इतिहास कई महान राजा महाराजाओं से जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैसूर में आपको कई ऐतिहासिक महल देखने को मिलते हैं। वैसे तो मैसूर में घूमने की कई सारी प्लेसेस है, लेकिन मैं यहाँ स्पेशल आया हूँ मैसूर पैलेस को देखने के लिए, क्योंकि मैसूर पैलेस ताजमहल के बाद भारत का दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला महल है। अब अगर आपको मैसूर पैलेस का इतिहास बताऊं तो ये महल महाराजा कृष्ण राजेंद्र वाडियार चतुर्थ ने बनवाया था, जो कि 15 साल में बनकर तैयार हुआ था। 1897 में इसका निर्माण शुरू किया गया था और 1912 में इसे पूरी तरह तैयार कर दिया गया। इस महल को ब्रिटिश वास्तुकार हेनरी इरविन द्वारा डिजाइन किया गया था। इसकी खूबसूरत वास्तुकला द्रविड़ पूर्वी और रोमन स्थापत्य शैली का अनोखा मिश्रण है और इसे अंबा विलास पैलेस और महाराजा पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। इस महल में कई सारे रूम्स है और इन रूम्स में रखे हुए 3D पेंटिंग्स, राजसी पोशाकें, आभूषण, लकड़ी की बारीक नक्काशी वाले बड़े बड़े दरवाजे, छतों पर लगे हुए सुंदर झूमर और चित्रकारी इस महल की शोभा में 4 चांद लगाते हैं। इस महल को एवरी संडे और गवर्नमेंट हॉलीडेज पर शाम के 7 बजे लगभग 1 लाख बल्ब से सजाया जाता है। तो इस आलीशान राजशाही पैलेस में करीब 2 घंटे का वक्त बिताता हूँ और निकल लेता हूँ मेरी नेक्स्ट लोकेशन के लिए। मिलते हैं कल। तो भाई आज मेरा सफर शुरू होता है इन खूबसूरत रास्तों से। चारों तरफ खूबसूरती इतनी कि इन नजारों से नजर हटाना भी मुश्किल है। कभी इस रास्ते में चाय के बागान देखने को मिल रहे थे, तो कभी कोई खूबसूरत सा गांव आ जाता है, कभी सामने पहाड़ खड़ा हो जाता है, तो कभी दोनों तरफ से जंगल हमारी बस को घेर लेता है। कभी इतनी सुंदर नदी और वैली आ जाती कि इस जगह को देखकर लगता ही नहीं कि आप साउथ इंडिया में हो। पूरा नॉर्थ इंडिया का फील आ रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर में जैसे ही पहाड़ी पर चढ़ाई शुरू होती है, तो ये खूबसूरत रास्ता एक खतरनाक रास्ते में बदल
बदल जाता है, जिसमें एक तरफ तो घना जंगल है और दूसरी तरफ गहरी खाई। अभी तक जो खूबसूरत फीलिंग्स आ रही थी वो तुरंत डर में बदल जाती है और आपकी जिंदगी पूरी तरह से इस एक आदमी के हाथ में होती है। ऐसा लगता है कि शायद आज आपकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये ड्राइवर नहीं होते हैं, ये हेवी ड्राइवर होते हैं और इन रास्तों पर गाड़ी चलाने के एक्सपर्ट भी। फिर राम राम करके जैसे तैसे रास्ता पार किया और मैं पहुंच गया साउथ इंडिया में हिमाचल का फील देने वाले ऊटी शहर में। अब ऊटी की पहाड़ियों का मजा लेंगे कल। तो जी डरते डराते इन रास्तों का मजा लेते हुए आखिरकार मैं जिंदा ऊटी पहुंच ही जाता हूं। अब वैसे तो ऊटी हनीमून डेस्टिनेशन है, यहाँ पर नवविवाहित जोड़े भर भर कर हनीमून मनाने आते हैं, लेकिन मैं अकेला ऊटी आया हूँ तमिलनाडु और साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी डोड्डाबेट्टा पीक पर जाने के लिए। यहाँ चोटी समुद्र तल से 2637 मीटर ऊपर नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। ये ऊटी बस स्टैंड से करीब 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ऑटो रिक्शा किया और पहुंच गया दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी पर। दूर दूर तक के नजारे यहाँ से देखने को मिल रहे थे। सब कुछ इतना नीचे छूट गया था कि नीचे देखने पर ऊटी शहर भी एक छोटी सी कॉलोनी की तरह नजर आ रहा था। बादल इतने नीचे कि मेरे आसपास ही मंडरा रहे थे। वैसे तो ऊंचाई से मुझे डर बहुत लगता है, पर पता नहीं शायद यहाँ आकर सब कुछ बदल गया था। मुझे डर की जगह अब इस ऊंचाई में सुकून मिलने लगा था। सच में यार पहली बार इतनी ऊंची चोटी पर गया था और क्या ही कमाल एक्सपीरियंस रहा, दिल खुश हो गया। तो कुछ देर प्रकृति की गोद में वक्त बिताने के बाद इस हाईएस्ट पीक को अलविदा कहकर मैं निकल लिया टी गार्डन और टी फैक्ट्री विजिट करने के लिए, जो कि बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं कल। तो भाई साउथ इंडिया की सबसे ऊंची चोटी से नीचे उतरकर अब मैं पहुंच जाता हूँ एक टी गार्डन में। कॉफी कैसे उगती है और कैसे बनती है ये तो सब मैं कुर्ग में ही जान चुका था, तो अब चाय उगने से लेकर बनने तक का प्रोसीजर भी जान ही लिया जाए। पहले टी गार्डन विजिट करता हूँ, फिर कुछ देर टी फैक्ट्री की प्रोसेस को समझने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कुछ समझ नहीं आता क्योंकि यहाँ मुझे कोई गाइड नहीं मिला था। लेकिन ये टी गार्डन इतना खूबसूरत था कि लोग इसमें सिर्फ फोटो शूट करवाने के लिए आते हैं, तो 2-4 फोटो मैं भी निकलवाता हूँ और निकल लेता हूँ अपने रूम की ओर। अब अगले दिन भी मुझे बहुत सी जगह जाना तो था, लेकिन ऊटी की बारिश यार कभी भी शुरू हो जाती है और मेरी फूटी किस्मत तो आपको पता ही है कि कभी साथ ही नहीं देती। खैर अब बारिश हो रही थी तो कहीं जाने से तो रहा, लेकिन भूख तो लगती है, तो कुछ खाने की जुगाड़ में थोड़ा बाहर गया और मुझे पंकज रेस्टोरेंट पर दाल बाटी लिखा हुआ दिखाई दिया। भाई साहब मालवा और दाल बाटी अटूट गहरा रिश्ता है हमारा। भाई ऊटी की फेमस पंकज रेस्टोरेंट की स्वादिष्ट दाल बाटी खाई, स्वाद तो इतना लाजवाब कि लग ही नहीं रहा था कि आप ऊटी में पूरा। तो भाई 2 दिन ऊटी को अच्छे से एक्सप्लोर करके पंकज रेस्टोरेंट का मस्त दाल बाटी चूरमा खा के मेरी सवारी निकल लेती है कोयम्बटूर के लिए। और भाई साहब जैसे रास्ते ऊटी आने के थे सेम रास्ते ऊटी से दूसरी तरफ जाने के भी मिले, लेकिन जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कुछ तो जादू हुआ है जो मुझे अब इन पहाड़ों के रास्तों से डर नहीं लग रहा, बल्कि इनमें सुकून मिल रहा है। एक तरह के आनंद की अनुभूति हो रही है। कुछ दिनों पहले मुझे 2 मंजिला छत से नीचे झांकने में भी डर लगता था और आज इन 2-2.5 हजार मीटर ऊंचे पहाड़ों में भी मजा आ रहा है। और ये सब मेरे इस 120 डेज के ट्रेवलिंग ट्रिप की वजह से पॉसिबल हुआ है। किसी ने सच ही कहा है कि ट्रेवल आपको क्या से क्या बना सकता है, मतलब कि आपके अंदर जो एक डर होता है उसे आत्मविश्वास में बदल देता है। और भी कई सारे फायदे हैं ट्रेवलिंग के, किसी दिन आराम से एक लॉन्ग वीडियो में बताऊंगा। फिर बातों ही बातों में अपना सफर पार करके अब मैं पहुंच चुका हूँ कोयम्बटूर और यहाँ से तमिलनाडु परिवहन की बस पकड़कर निकल लेता हूँ ईसा योग सेंटर यानी आदि योगी स्टेचू के लिए, जो कि कोयम्बटूर से 35 किलोमीटर दूर है। बाकी आगे की स्टोरी बताऊंगा कल। तो जी आज कोयम्बटूर से मैं पहुंच जाता हूं ईसा योग सेंटर, जो कि सदगुरु द्वारा 1992 में स्थापित किया गया एक योग आश्रम है और इसका उद्देश्य योग व अध्यात्म को बढ़ावा देना है। यहाँ पर अंदर भगवान शिव का एक ध्यान लिंग है और यहाँ पर जो शांति है वो शायद आपको कहीं नहीं मिलेगी। अंदर कैमरा अलाउ नहीं था इसलिए अंदर की वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन मैंने बहुत सारे विदेशी लोगों को यहाँ योग और ध्यान करते हुए देखा और वो इतने खुश थे कि बता नहीं सकता। और यार हमारी संस्कृति, हमारे ग्रंथ और हमारे वेद पुराण जिस चीज को सदियों से बताते आ रहे हैं वो चीज हम छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं और वो लोग ये सब करके भी खुश नहीं है। अंत में यहाँ आकर ही उन्हें असली सुख मिल पा रहा है। खैर अंदर से बाहर आता हूँ और थोड़ा सा चलने पर पहुंच जाता हूँ आदि योगी स्टेचू। आदि योगी यानी प्रथम योगी, जो कि भगवान शिव है। योग साधना और ध्यान की शुरुआत भगवान शिव से ही मानी जाती है और इसीलिए योग और ध्यान को बढ़ावा देने के लिए ईसा फाउंडेशन द्वारा भगवान शिव की 112 फीट ऊंची प्रतिमा यहाँ पर स्थापित की गई। तो कुछ वक्त यहाँ पर बिताया और रात के वक्त होने वाला लाइट शो देखकर अब मैं निकल लेता हूँ कोच्चि के लिए। और कोच्चि में थोड़ा कुछ मेरे लिए स्पेशल है जो कि बताऊंगा कल।
तो जी आज कोयम्बटूर से मैं पहुंच चुका हूं कोच्चि और केरला की कुछ अच्छी लोकेशंस को पीछे छोड़कर मैं किसी की स्पेशल डिमांड पर कोच्चि आया हूं। लेकिन सोचो वो स्पेशल डिमांड किसकी होगी जो मुझे भागकर कोच्चि आना पड़ा। सोचो सोचो, नहीं पता? चलो मैं ही बता देता हूं। तो भाई मैं स्पेशल कोच्चि आया हूं इन दो लोगों से मिलने के लिए, गोविंद सिंह और जितेंद्र सिंह। और ये दोनों है मेरे स्कूल के मित्र, मतलब की जिगरी यार, और इनकी पोस्टिंग है कोच्चि में। लेकिन 2 दिन बाद इन दोनों का ट्रांसफर यहाँ से कहीं और होने वाला था, इसलिए मुझे कुछ जगह जहाँ मुझे जाना था वो छोड़कर कोच्चि आना पड़ा। अब भैया स्कूल के दोस्त है तो खातिरदारी तो अच्छे से ही करेंगे। इन्होंने मेरे लिए यहाँ पर पहले ही होटल बुक कर दिया था। फिर अगले दिन बाइक लेकर हम निकल लिए कोच्चि को विजिट करने के लिए। सबसे पहले हमने कुछ वक्त मरीन ड्राइव पर बिताया और फिर पहुंच गए चेराई बीच। चेराई बीच पर खूब सारी मस्ती की और खुशी इस बात की थी कि हम जैसे दोस्त स्कूल के दिनों में हुआ करते थे आज भी वैसे ही थे। ना मैं जरा सा बदला था ना मेरे ये दोस्त जरा से बदले थे। खैर इन 2 दिनों में अपने स्कूल की याद ताजा करके मेरे इन दोनों भाइयों को बाय बाय बोलकर अब मैं निकल लिया हूं अपने अगले सफर की ओर। मिलते हैं कल। तो भाई आज कोच्चि से मैं पहुंच चुका हूं एलेप्पी और एलेप्पी फेमस है अपने बैक वाटर और आइलैंड के लिए। अब मैं एलेप्पी आया तो था हाउस बोट के लिए। हाउस बोट मतलब कि 24 आवर्स आपको बोट में ही रहना है और उसी में खाना पीना सोना सब कुछ। उसमें रूम बना हुआ होता है और बोट आपको 24 आवर्स तक बैक वाटर और आइलैंड सब जगह घुमाती रहती है। लेकिन हाउस बोट का रेंट 2 लोगों के लिए 8,000 रुपए था, जो कि मेरे बजट से पूरी तरह बाहर था। लेकिन थोड़ा पूछने पर मुझे पता चला कि यहाँ पर छोटी शिकारा बोट्स भी अवेलेबल है, जो कि 600 रुपए पर घंटे के हिसाब से आपको घुमा देगी। और उसके अलावा गवर्नमेंट फेरी भी यहाँ पर चलती है। तो हाउस बोट ना सही, मैं अपनी एक प्राइवेट शिकारा बोट रेंट कर लेता हूँ। और वैसे भी हाउस बोट कपल्स के लिए सही होती है, मैं अकेला उसमें क्या ही करता। खैर शिकारा बोट से अपनी सवारी निकल लेती है और हम पहुंच जाते हैं एक रेस्टोरेंट पर। और यार क्या ही नजारे यहाँ के है, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी और बीच में कैफे और रेस्टोरेंट्स है। कहीं कहीं पर तो लोगों के घर भी है और इनका आना जाना सब कुछ बोट्स से होता है। और भाई साहब नजारे तो क्या ही बताऊं, मतलब यार कमाल की जगह है। तो 3 घंटे इस बोट से एलेप्पी की खूबसूरती का लुत्फ उठाकर वापस बोट स्टेशन पहुंच जाता हूं। मिलते हैं कल। तो जी एलेप्पी से अब अपनी 120 दिन की भारत यात्रा को आगे बढ़ाकर बस से केरला के इन खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का आनंद लेते हुए आज मैं पहुंच जाता हूं कोल्लम। और यहां से मुझे जाना है जटायु अर्थ सेंटर के लिए, जिसे जटायु नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जहां पर दुनिया की सबसे बड़ी बर्ड स्टेचू बनाई गई है, जो कि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को समर्पित है। कहा जाता है कि रामायण काल में जब रावण माता सीता का हरण करके लंका ले जा रहा था, तब जटायु ने माता सीता को बचाने की कोशिश की थी और रावण से युद्ध किया था। लेकिन उम्र में वृद्ध होने के कारण वो रावण से जीत नहीं पाए थे और रावण ने उनके पंख काट दिए थे। घायल अवस्था में जटायु इसी चट्टान पर आकर गिरे थे और भगवान श्री राम के आने तक जिंदा भी रहे थे। और कहा था कि रावण माता सीता को दक्षिण की ओर लेकर गया है। जटायु की इस वीरता और इस बलिदान को याद करते हुए ही कोल्लम की इस चट्टान पर जटायु की स्टेचू बनाई गई है। लेकिन जब मैं जटायु पार्क पहुंचता हूं तो मेरी किस्मत का पहिया फिर उल्टा घूम जाता है। बारिश के मौसम की वजह से जटायु पार्क को अपने क्लोजिंग टाइम से 2 घंटे पहले ही क्लोज कर दिया जाता है। वही जटायु अर्थ रोक आए थे, लेकिन ये मौसम खराब होने की वजह से हमें अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। अगर मौसम क्लियर होगा तो जाने देंगे। आधे घंटे वेट करने का बोला है, तो मैं आपको अपडेट देता हूं अगर मौसम सही हुआ तो। जी आज अपने सफर के 40वें दिन मैं पहुंच चुका हूं वर्कला। और वर्कला फेमस है अपने सुंदर बीच के लिए और 2000 साल पुराने श्री जनार्दन स्वामी टेम्पल के लिए। और जैसे ही मैं वर्कला पहुंचा तो देखता हूं कि यहाँ पर कुछ फेस्टिवल आज चल रहा था और जगह जगह पर मुझे काफी भीड़ के साथ ही ढोल ताशे बजते मिले। मन तो मेरा बस से उतरने का बहुत था, लेकिन मुझे वर्कला बीच भी पहुंचना था, जो कि यहाँ से 4 किलोमीटर आगे है। तो मैं बस से ही इन ढोल ताशों का मजा लेते हुए पहुंच जाता हूँ वर्कला बीच, जो कि काफी साफ सुथरा और सुंदर बीच है। कुछ देर तो दूर से ही इन उछलती कूदती लहरों को निहारता हूँ, लेकिन थोड़ी ही देर में अपने आप को रोक नहीं पाता और कूद पड़ता हूँ इन लहरों के बीच में। लेकिन समुन्दर की लहरों में जो मजा दोस्तों के साथ आता है, अकेले में वैसा कुछ खास मजा नहीं आता। तो थोड़ी देर में ही बाहर निकल कर लुंगी धारण करके पहुंच जाता हूँ श्री जनार्दन स्वामी टेम्पल, जिसे कि दक्षिण काशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अब मंदिर दर्शन करके निकल लेता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। मिलते हैं कल। तो भाई आज वर्कला से मुझे जाना है तिरुवनंतपुरम के लिए, लेकिन वर्कला स्टेशन पहुंचते ही मेरे होश उड़ जाते हैं। भाई जे का बवंडर आ गए।
पता नहीं क्या बवंडर आया हुआ था भाई, चारों तरफ ये लाइट के कीड़े यहाँ पर फैले हुए थे। मतलब कि मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि ये है क्या चीज, कीड़े है, मक्खियां है, क्या है और इतने सारे आए कहाँ से। खैर थोड़ी ही देर में मेरी ट्रेन आ जाती है और उसमें बैठकर मैं पहुंच जाता हूँ केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम में आज मुझे मेरा खोया हुआ प्यार वापस मिल जाता है। हाँ भाई, भिंडी प्यार ही है और आज पूरे 40 दिनों बाद अपनी फेवरेट सब्जी खाकर दिल खुश हो जाता है। अगले दिन शाम को तिरुवनंतपुरम में एक बढ़िया सा सनसेट देखने की तलाश में मैं पहुंच जाता हूं शहर से 11 किलोमीटर दूर वैली लेक टूरिज्म विलेज। और यहाँ पर इतनी शांति मन को मिली कि जाने का मन ही नहीं कर रहा था। तो कुछ वक्त यहाँ प्रकृति की गोद में बिताकर अब पहुंच जाता हूँ श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल, जो कि दक्षिणी वास्तुकला शैली का एक और बेहतरीन उदाहरण प्रस्तुत करता है। मंदिर दर्शन करने के बाद अपना सामान समेट कर रात के 11 बजे निकल लेता हूँ नागरकोइल जंक्शन के लिए। और नागरकोइल पहुंचकर मेरे साथ जो हुआ वो बताऊंगा कल। भाई आज त्रिवेंद्रम से रात के 12 बजे में नागरकोइल जंक्शन पहुंच तो गया, लेकिन यहाँ आकर मुझे पता चला कि कन्याकुमारी की ट्रेन किसी कारण से कैंसिल हो चुकी है और अब अगली ट्रेन सुबह के 5 बजे है। ना यहाँ पर रुकने के लिए कोई होटल है और ना ही कन्याकुमारी तक जाने के लिए कोई साधन। ऑटो वाले जरूर थे मगर कन्याकुमारी का 800,000 रुपए देना मेरे बजट से पूरी तरह बाहर था। तो अब एकमात्र आखिरी ऑप्शन मेरे पास बचा था स्टेशन पर ही पूरी रात काटना। तो इस छोटे से और एक अनजान स्टेशन पर रात काटना भाई मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग तो था, लेकिन अब कोई ऑप्शन ही नहीं तो बंदा क्या ही करे। एक सीट पकड़ता हूँ, अपना सामान रखता हूँ और खाने का कुछ लेकर बैठ जाता हूँ अपनी सुबह की ट्रेन के इंतजार में। लेकिन भाई जैसे जैसे रात बढ़ती जा रही थी वैसे वैसे ही मेरे अंदर का डर भी खत्म होता जा रहा था। मतलब जितना मैं डर रहा था उतना भी कुछ चैलेंजिंग ये था नहीं। खाते पीते मस्त तरीके में रात कटती जा रही थी। इधर 2 बिस्किट खिलाए और हम दोनों की बढ़िया दोस्ती हो चुकी थी। और छोटा स्टेशन हो या बड़ा स्टेशन भाई, हर जगह आरपीएफ के जवान अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। तो अगर होटल ना मिले तो डरने की कोई बात नहीं, स्टेशन पर भी रात बिताई जा सकती है। खैर सुबह 5 बजे मेरी ट्रेन आ जाती है और मैंने जो बताया इसके अलावा भी इस रात की काफी कुछ कहानी है। पूरी कहानी कल एक लॉन्ग वीडियो में मेरे यूट्यूब चैनल ट्रेवल बजट पर बताऊंगा। मिलते हैं कल की पूरी रात रेलवे स्टेशन पर काटने के बाद आज सुबह 6 बजे मैं पहुंच जाता हूं कन्याकुमारी रेलवे स्टेशन। और भाई कन्याकुमारी में आज मेरे दिन की शुरुआत होती है शानदार से सनराइज के साथ। दोनों तरफ समुद्र, बीच में रास्ता और ये सुंदर सा सूर्योदय। क्या ही कमाल नजारा था भाई, इसके लिए जितना कहूं उतना कम है। लेकिन कन्याकुमारी में इसके अलावा भी 2 और कमाल की जगह है। एक तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल और दूसरी जगह है त्रिवेणी संगम। विवेकानंद रॉक मेमोरियल आइलैंड पर 1892 में अपनी भारत यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद जी तैर कर गए थे और 3 दिनों तक इस टापू पर तपस्या की थी। यहाँ पर एक टेम्पल बना हुआ है और स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा भी। और आसपास समुद्र होने से इस जगह की खूबसूरती कमाल ही लगती है। इसके अलावा त्रिवेणी संगम की अगर बात करें तो भाई बता दूं कि यहाँ पर 3 सागरों का संगम है। यहाँ पर राइट साइड में अरब सागर, लेफ्ट साइड में बंगाल की खाड़ी और सामने की तरफ हिंद महासागर है। और आपको नदियों का त्रिवेणी संगम तो कई जगह पर देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको सागरों का त्रिवेणी संगम देखना है तो आपको कन्याकुमारी ही आना पड़ेगा। इसके अलावा मैंने देवी भगवती अम्मा टेम्पल विजिट किया और निकल लिया रामेश्वरम के लिए। मिलते हैं कल। तो जी आज कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल तक बोट के सफर का मजा लेने के बाद त्रिवेणी संगम देखकर कन्याकुमारी से मैं निकल लेता हूँ मदुरई के लिए। अब मदुरई में आया हूँ साउथ के सबसे फेमस और ओल्डेस्ट टेम्पल्स में से एक श्री मीनाक्षी टेम्पल को देखने के लिए, जो कि साउथ की सबसे जटिल वास्तुकला शैली को प्रदर्शित करता है। इस मंदिर के आसपास की चारों दिशाओं में अंदर व बाहर के मिलाकर कुल 14 गोपुरम यानी कि विशाल टावर गेट बने हुए हैं। इस मंदिर का बाहरी निर्माण तो 1500 से 2000 वर्ष पुराना बताया जाता है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर का गर्भगृह लगभग 3500 वर्ष पूर्व से अस्तित्व में है। खैर अंदर कैमरा तो अलाउड नहीं था, लेकिन आपको बता दूं कि पूरी तरह से द्रविड़ वास्तुकला शैली में बने इस मंदिर में अंदर 1000 पिल्लर यानी कि स्तंभ बने हुए हैं और हर पिल्लर पर कई देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी हुई है। लगभग 14 एकड़ भूमि में फैला यहाँ खूबसूरत मंदिर देवी पार्वती और भगवान सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव को समर्पित है। तो अब इस प्राचीन और अलौकिक मंदिर के दर्शन करने के बाद वक्त आ गया था मदुरई शहर को अलविदा कहने का और 4 धामों में से एक श्री रामेश्वरम धाम की ओर बढ़ने का। तो मिलते हैं कल। तो जी आज जैसे ही स्टेशन पहुंचा तो फिक्स टाइम पर मेरी ट्रेन मेरे सामने खड़ी थी और वो भी इतनी खाली कि पूरी बोगी में मेरे अलावा कोई नहीं। ट्रेन में बैठकर रामनाथपुरम पहुंचा तो रामेश्वरम के लिए बस मेरे सामने खड़ी थी और इतना ही नहीं, रामेश्वरम पहुंचा तो बस से उतरते ही सामने मुझे होटल भी मिल गया। मतलब कि आज के दिन इतने जल्दी सब काम कैसे हो रहे हैं मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरी किस्मत इतनी खराब है कि क्या ही बताऊं। जिन लोगों ने पिछले वीडियोस देखे हैं उनको तो पता ही है। खैर ये चमत्कार थोड़ी ही देर में तब खत्म हो जाता है जब मैं बिस्तर से नीचे गिरता हूँ।
नींद से उठता हूँ, तैयार होता हूँ और अपना सामान उठाकर भागा भागा स्टेशन पहुँचता हूँ। मेरी ट्रेन अपने टाइम के 1 घंटे बाद आती है। जगह तो मिल गई, लेकिन इस ट्रेन को पता नहीं क्या ये लोग धक्के मार मार कर चला रहे थे, क्या कर रहे थे। जहाँ 3 घंटे का रामेश्वरम तक का पूरा सफर होना था, वहाँ 5 घंटे तो इन्होंने आधे रास्ते में ही पूरे कर दिए थे। रामेश्वरम पहुंचा तो होटल से इतने महंगे कि क्या ही बताऊं। बड़ी मुश्किल से 1000 रुपए में ये रूम मिला। मैंने कहीं पर सुना था कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मतलब कि इस दुनिया में कोई चीज ऐसी नहीं है जो बदल नहीं सकती, सिवाय मेरी किस्मत के, और ये शायद कभी बदलेगी भी नहीं। चलिए अब रामेश्वरम दर्शन करते हैं कल। तो जी आज मैं पहुंच चुका हूं रामेश्वरम। ये शहर अपने पौराणिक और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये वो जगह है जहां भगवान राम ने रावण के विरुद्ध अपना पड़ाव डाला था। ये शहर भारत के 4 धामों में से एक है और यही वजह है कि इसे देश के सबसे पवित्र शहरों में से एक माना जाता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर अपनी बेहद आकर्षक शिल्प कला के साथ ही अपने अंदर रामायण का एक विशेष इतिहास भी समेटे हुए है। तो अब मैं सुबह सुबह निकल जाता हूँ रामेश्वरम दर्शन के लिए। सबसे पहले ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन किए, फिर यहाँ 22 कुंड में स्नान करने की परंपरा होती है, तो 22 कुंड का स्नान किया। फिर कुछ देर मंदिर की आंतरिक खूबसूरती को करीब से निहारने के बाद मैं पहुंच गया समुद्र किनारे, और यहाँ घाट पर सुबह 7 बजे की भीड़ देखकर आप श्री रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की महिमा का अंदाजा लगा सकते हो। फिर यहाँ पर होते हुए इस शानदार सनराइज को देखकर आज के दिन की शुरुआत होती है और एक शानदार से सनसेट पर आज का दिन खत्म होता है। लेकिन आज के इस सनराइज और सनसेट के बीच की कहानी भी थोड़ी लंबी और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, जो कि बताऊंगा कल। तो जी आज रामेश्वरम के अपने होटल में मेरी पहचान होती है मेरे ही जितने क्रेजी आदमी यश भाई से। क्रेजी इसलिए कि देश के आखिरी बिंदु पर मेरी ही तरह अकेले यात्रा करना भाई किसी पागलपंती से तो कम नहीं हो सकता। फिर थोड़ा पूछने पर पता चला कि वो भी एमपी से ही है, और गजब तो ये हुआ कि एमपी में भी इंदौर से और इंदौर में भी भौरकुआ से। भाई कितनी कमाल की बात है यार कि हम दोनों पता नहीं कितने सालों से एक ही शहर के एक ही मोहल्ले में 4-5 घर छोड़कर ही रह रहे थे, लेकिन आज तक एक दूसरे को जानना या मिलना तो दूर की बात कभी सामने तक भी नहीं आए। और यहाँ इत्तेफाक देखो, इंदौर से 1900 किलोमीटर दूर हमारी दोस्ती होती है। खैर अब हम निकल लेते हैं साथ में रामेश्वरम को घूमने के लिए, और भाई साहब 2 इंदौरी जहाँ मिल गए फिर वहाँ की रौनक तो 2 गुनी हो ही जानी है। तो हमारी वैन में बैठे दिल्ली, मुंबई और सिलीगुड़ी के इन भाइयों का हम दोनों इंदौरी खूब मनोरंजन करवाते हुए पहुंच जाते हैं राम सेतु, क्योंकि आजकल पूरी तरह पानी में डूब चुका है, लेकिन कुछ प्रमाण अभी भी मौजूद है। थोड़ी देर बाद हम पहुंच गए तबाह हो चुके गाँव धनुषकोडी में, जो की 1964 की सुनामी में पूरी तरह तबाह हो चुका है। फिर विभीषण मंदिर और वहीं पर तैरता हुआ पत्थर देखकर अब निकल लेते हैं रामेश्वरम की ओर। मिलते हैं कल। तो भाई रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग दर्शन के बाद राम सेतु और धनुषकोडी को अच्छे से विजिट करके बस में से पंबन ब्रिज के शानदार नजारे और खूबसूरत सनसेट को देखते हुए मैं निकल लेता हूँ पोंडीचेरी के लिए। लेकिन पोंडीचेरी बीच पर पहुंचकर सिर्फ 2 वीडियोस ही बनाता हूँ कि मेरे कैमरा में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाता है, और पोंडीचेरी के अपने 2 दिन के टूर का मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाता हूँ और निकल लेता हूँ चेन्नई के लिए। चेन्नई पहुंचकर सबसे पहले तो मेरा ये कैमरा सही करवाता हूँ, फिर चेन्नई के टी नगर से थोड़ी कुछ शॉपिंग करने के बाद निकल लेता हूँ तिरुपति के लिए। तिरुपति रेलवे स्टेशन से बस पकड़कर पहुंच जाता हूं तिरुमला, जहां पर तिरुपति बालाजी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बना हुआ है। तो 50 रुपए में मंदिर ट्रस्ट द्वारा यहां पर मुझे ये शानदार रूम अलॉट किया जाता है, जहां पर अपना सामान रखकर और नहाकर रात के 1 बजे में निकल लेता हूं तिरुपति बालाजी मंदिर दर्शन के लिए। आपको बता दूं कि तिरुपति बालाजी मंदिर 24 आवर्स ओपन रहता है, तो रात के 2 बजे में भी मंदिर दर्शन के लिए लाइन में लग जाता हूँ। और यहाँ पर भक्तों की इतनी भीड़ होती है कि अनुमानित 5 से 15 घंटे दर्शन के लग सकते हैं। तो अब मिलते हैं कल। तो जी रात के 2 बजे में पहुंच जाता हूं तिरुपति बालाजी मंदिर। कुछ देर इस लाइन में चलने के बाद मोबाइल कैमरा वगैरह जमा करवा लिया जाता है और मैं मंदिर के अंदर प्रवेश कर जाता हूं। यहाँ पर इतनी लंबी कतार थी कि सुबह के 11 बजे मुझे भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन होते हैं, जिन्हें तिरुपति बालाजी के नाम से भी जाना जाता है, जो कि भगवान विष्णु के अवतार है। और सच में यार इस मंदिर में दर्शन करने की एक अलग ही फीलिंग आती है, मतलब कि अगर आपके रोंगटे खड़े ना हो जाए तो कहिएगा। भगवान वेंकटेश्वर को देखकर आपका जी भरकर रोने को मन करेगा। अपने आप पता नहीं क्यों यहाँ पर गर्भगृह के सामने पहुँचते ही अचानक आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर 9 घंटे लाइन में लगकर भगवान वेंकटेश्वर के विचित्र दर्शन का लाभ लिया और बाहर आ गया। बाकी दर्शन की इस लाइन में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। वॉशरूम से लेकर खाने पीने की सब सुविधाएं फ्री में आपको लाइन में लगने के बाद भी दी जाती है। बाहर भी यहाँ पर व्यवस्था है इतनी प्यारी कि क्या ही बताऊं। रहने के लिए रूम मात्र 50 रुपए में, अन्न क्षेत्र यानी कि खाना पूरी तरह फ्री। सिर्फ तिरुपति से तिरुमला आने जाने का बस का किराया लगता है, बाकी तिरुमला में घूमने के लिए बस फ्री। मतलब कि यार ट्रस्ट द्वारा इतनी गजब की शानदार सुविधाएं यहाँ पर देखने को मिली कि दिल खुश हो गया। तो आज हमारी इस
तिरुपति बालाजी के दिव्य दर्शन करने के बाद आज मैं पहुंच चुका हूं तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। यहां पर करीब 2000 एकड़ में फैली हुई रामोजी फिल्म सिटी के नाम से फेमस दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनी हुई है। लेकिन हैदराबाद आकर मुझे पता चला कि इसका टिकट 1350 रुपए है और भाई अपनी गरीबी अपन को इतना खर्चा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं देती। तो जी अपन फिल्म सिटी का प्लान करते हैं कैंसल और पहुंच जाते हैं कोहिनूर गार्डन, जिसका टिकट मात्र 20 रुपए है, जो कि अपने बजट में बिल्कुल फिट बैठता है। लेकिन ये क्या, इतने सारे लोग, भाई साहब पहली बार किसी गार्डन में इतनी भयंकर भीड़ देख रहा हूँ। खैर कुछ वक्त इस गार्डन में बिताया और यहाँ पर बनी हुई बाबा साहब अम्बेडकर जी की विशाल प्रतिमा के पास 2-4 फोटो क्लिक करवाने के बाद मैंने हुसैन सागर लेक विजिट किया। और शाम के वक्त का यहाँ का नजारा इतना खूबसूरत था कि कुछ देर यहीं बैठने का मन हुआ। लेकिन तभी याद आया कि 8:40 पर मेरी विशाखापट्टनम की ट्रेन है और 8 तो यहीं बज चुके हैं। तो जल्दी से होटल पहुँचता हूँ और होटल से अपना सामान लेकर स्टेशन की तरफ भागता हूँ। अब ट्रेन पकड़ पाऊंगा या नहीं ये बताता हूँ कल। तो जी होटल से अपना सामान लेकर दौड़ते भागते हुए पूरी जान लगाने के बाद भी मैं अपनी ट्रेन के टाइम से 15 मिनट लेट स्टेशन पहुंच पाता हूं। लेकिन स्टेशन पहुंचकर मैं देखता हूं कि मेरी ट्रेन तो 40 मिनट लेट है। और आज पहली बार मुझे ट्रेन लेट होने पर बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि अगर ये ट्रेन निकल गई होती तो नेक्स्ट ट्रेन मुझे भाई रात के 3 बजे मिलती। फिर 40 मिनट बाद ट्रेन आती है और 13 घंटे का सफर तय करके मैं पहुंच जाता हूँ विशाखापट्टनम। दिन भर नींद लेने के बाद शाम के वक्त निकल लेता हूँ आर के बीच के लिए। लेकिन रास्ते में पानीपुरी वाले को देखकर भाई खुद को रोक। मैं जैसे ही मंदिर पहुंचता हूं तो देखता हूं कि समुद्र से आने वाली हवाओं के विपरीत यहां ध्वज समुद्र की तरफ ही लहरा रहा है। मुझे इस मंदिर पर कोई पक्षी बैठा हुआ नजर नहीं आया। अब ऐसा क्यों है ये तो साइंस से भी नहीं बता पाया, लेकिन ये सत्य है कि इस मंदिर पर कभी भी ना कोई पक्षी बैठता है, ना ही कोई हवाई जहाज इसके ऊपर से गुजरता है। इसके अलावा इस मंदिर के शिखर पर लगा गोलाकार सुदर्शन चक्र आप मंदिर के किसी भी कोने से देखोगे फिर भी आपको आपकी तरफ ही दिखेगा। साथ ही मुख्य मंदिर के शिखर की दिन में किसी भी वक्त परछाई नहीं बनती। अब इसे चमत्कार कह दीजिए या एक मजबूत और अनोखी वास्तुकला, लेकिन जो भी है बहुत ही कमाल है। और इन सब रहस्यों को कंफर्म करने के लिए मैंने सुबह और शाम दोनों टाइम 2 बार मंदिर को विजिट किया और मुझे भी इन सब बातों पर यहीं आकर यकीन हुआ। तो अब भगवान जगन्नाथ के दर्शन करके और उनके इस चमत्कारी और रहस्यमयी मंदिर को देखकर मैं अपनी होटल आ जाता हूँ। मिलते हैं कल। आज पुरी से 350 रुपए में ये बस बुक कर ली थी, जो कि पुरी, खुर्दा और भुवनेश्वर डिस्ट्रिक्ट की कुछ फेमस जगह हमको विजिट करवाने वाली है। सुबह 7 बजे बस पुरी से निकलती है तो सबसे पहले चंद्रभागा टेम्पल दर्शन करवाती है। फिर हम पहुंच जाते हैं ओडिशा के फेमस सन टेम्पल, जो कि कोणार्क में स्थित है। इस मंदिर को 1200 कारीगरों ने मिलकर 12 साल में तैयार किया था। इस मंदिर के चारों तरफ के गेट पर पत्थर की दीवारें चुनवाकर इसके अंदर जाना बिल्कुल बंद कर दिया गया है। अंदर से ये मंदिर पूरी तरह खंडित और जर्जर हो जाने के बाद भी बाहर से उस समय की उत्कृष्ट वास्तुकला शैली का प्रमाण लिए हुए खड़ा है। इस मंदिर को कुछ इस तरह बनाया गया था कि इसके सामने बने मंडप से सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के मुख्य गेट से होते हुए गर्भगृह तक जाए। आप सोचेंगे सूर्य तो हर मौसम में अपना कोण बदलता है, फिर कैसे? तो भाई ये भी कारीगरों ने पहले लिंगराज मंदिर दर्शन करने के बाद हमने खंडागिरी, उदयगिरी की गुफाओं को विजिट किया, जो कि भुवनेश्वर की पहाड़ियों में 2 कृत्रिम गुफाओं का संग्रह है। उदयगिरी में 18 गुफाएं हैं और खंडागिरी में 15 गुफाएं हैं। कुछ गुफाएं प्राकृतिक है, लेकिन ऐसी मान्यता है कि कुछ गुफाओं का निर्माण जैन साधुओं ने तपस्या करने के लिए किया था और ये गुफाएं लगभग 2400 साल पुरानी बताई जाती है। अब आखिरी में हमारी बस पहुंच जाती है नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क, जो कि 1080 एकड़ में फैला हुआ एक सुंदर चिड़ियाघर है और वन्य जीवों का घर होने के साथ ही वनस्पति उद्यान भी है। तो आज दिन भर में उड़ीसा के 3 जिलों की सैर करने के बाद शाम को मैं पहुंच जाता हूँ भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन। मिलते हैं कल। तो जी आज भुवनेश्वर से ट्रेन पकड़कर मैं निकल लेता हूँ पश्चिम बंगाल की तरफ और मेरी सुबह होती है कोलकाता में। अब गुंडे मूवी का ये डायलॉग तो आपने सुना ही होगा। ये वक्त ऐसा था जब कलकत्ता सिर्फ 2 ही चीजों के लिए जाना जाता था, पहला हावड़ा ब्रिज और दूसरा विक्रम और बाला। बस ये डायलॉग ही मुझे कोलकाता की ओर खींच कर लाया है। मतलब कि मैं कोलकाता आया हूँ हावड़ा ब्रिज को देखने के लिए। हालांकि 14 जून 1965 को हावड़ा ब्रिज का नाम बदलकर रविंद्र सेतु कर दिया गया था, जो कि बंगाल के महानायक कवि रविंद्रनाथ जी टैगोर के नाम पर रखा गया था। लेकिन ये आज भी हावड़ा ब्रिज के नाम से फेमस है। सन 1943 में ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाया गया हावड़ा ब्रिज हुगली नदी पर बना हुआ एक कैंटिलीवर ब्रिज है। मतलब कि सरल भाषा में कहा जाए तो एक झूला पुल है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से किनारों के दोनों सिरों पर बने बड़े खंभों पर लटका हुआ है। दरअसल उस दौर में हुगली नदी में रोजाना कई जहाज आते जाते थे और खंभों वाला पुल इन जहाजों की आवाजाही में रुकावट पैदा कर सकता था। इसलिए 1871 में हावड़ा ब्रिज एक्ट को पास किया गया। हावड़ा ब्रिज का निर्माण कार्य साल 1936 में शुरू हुआ और 1943 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था।
अब सुबह सुबह हावड़ा ब्रिज को देखने के बाद मैं रूम की तलाश में कुछ देर भटकता तो हूँ, लेकिन आज मुझे हर जगह से जवाब मिलता है कि रूम नहीं है, और है भी तो 3-4 गुने रेट में। लेकिन ऐसा क्या है जो आज कोलकाता में कहीं भी रूम खाली नहीं है? ये पूछने पर मुझे जवाब मिलता है कि खेला होबे। और भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन सुनकर जोर की हंसी निकल पड़ी, क्योंकि खेला होबे की डेफिनेशन मेरे दिमाग में पता नहीं क्या ही बनी थी। फिर डिटेल में पूछने पर पता चला कि आज कोलकाता नाइट राइडर्स का मैच है और ईडन गार्डन यहाँ से पास ही है, तो उसी के कारण आज इतनी भीड़ है। और मैच होने को बंगाली भाषा में खेला होबे कहा जाता है। यार सुनने में थोड़ा अजीब तो है, या फिर शायद मीम्स ने हमारे दिमाग में खेला होबे की एक अलग ही कहानी बना दी है। इसलिए अब मैंने ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए एक ही डिसीजन लिया कि खेला होने दिया जाए और अपनी भारत यात्रा को थोड़ी आगे बढ़ा दी जाए। और कोलकाता में सिर्फ हावड़ा ब्रिज विजिट करके मैं निकल लिया भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक श्री बैजनाथ धाम के लिए, जो कि देवघर झारखंड में स्थित है। तो मिलते हैं कल। तो जी आज पहुंच चुका हूं देवघर झारखंड। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर है। इस मंदिर को बाबा धाम मंदिर और रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण ने की थी। बैद्यनाथ धाम मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा शिवालय है जहाँ पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। यही कारण है कि इसे शक्तिपीठ और हृदय पीठ भी कहते हैं। इस नगरी में आने से शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद मिलता है। पंडित जी ने मुझे बताया कि यहाँ पहले शक्ति स्थापित हुई, उसके बाद शिवलिंग की स्थापना हुई। यहाँ पर भक्तों की काफी लंबी लाइन मुझे देखने को मिली, तो अब मैंने भी कुछ देर लाइन में लगकर बाबा बैद्यनाथ धाम के दर्शन किए और मंदिर परिसर में कुछ वक्त बिताया। यहाँ पर परिसर में बाबा धाम मंदिर के साथ ही और भी कई देवताओं के मंदिर बने हुए हैं, तो सबके दर्शन किए और निकल लिया अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। मिलते हैं कल। आज देवघर स्टेशन से भीड़ के कारण 2 ट्रेन छोड़ देने के बाद भी तीसरी ट्रेन की ये हालत थी, लेकिन ये लास्ट ट्रेन है तो जैसे तैसे इसमें चढ़ना ही पड़ा। फिर आधे रास्ते के बाद ट्रेन थोड़ी खाली होती है, तो थोड़ा सफर सीट पर बैठकर तय करता हूँ और रात के 12 बजे पहुँच जाता हूँ पटना जंक्शन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ भाई, ढूंढ तो मैं भी वही रहा हूँ, लेकिन यहाँ कोई डिस्प्ले मुझे नजर आती नहीं है। कोई सी बंद है तो कोई सी पर एड चल रहा है। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे पटना से गया जाना था, लेकिन अभी कोई सी भी ट्रेन यहाँ से थी नहीं, तो मैंने स्टेशन के पास ही 200 रुपए में ये डोरमेट्री ली और आज की रात यहीं पर काटी। अगले दिन बेवफा चाय वाले के पास बढ़िया सी 1 कप चाय पीकर निकल लिया पटना जंक्शन रेलवे स्टेशन की तरफ। पटना जंक्शन से 2nd क्लास कोच में बैठकर बाहर के सुंदर नजारे देखते हुए पहुंच जाता हूँ गया जंक्शन। अब यहाँ से मुझे जाना है बोध गया, तो 50 रुपए में शेयरिंग ऑटो में बैठकर लटक कर मैं निकल लेता हूँ बोध गया के लिए। मिलते हैं कल। अब इस ऑटो में लटक कर बोध गया तो पहुंच जाता हूं, लेकिन यहाँ काफी ढूंढने पर भी मेरे बजट में कोई रूम नहीं मिलता है। तो फिर सबसे कम 1000 रुपए में ये रूम ले लेता हूं, और जैसे ही रूम में पहुंचता हूं कि मेरी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वास्तव में भाई मनी इज एवरीथिंग, मतलब यार पैसा खर्च करो तो वैसा रूम भी मिलता है। और भैया ये मनी कांट बाय हैप्पीनेस वाली बात ना बस सुनने में अच्छी लगती है, वरना रियल लाइफ में तो पैसा ही खुशी दे सकता है। खैर अपने इस गरीबी भरे टूर में मेरा आज ये दूसरा सबसे महंगा रूम मैंने लिया है। तो अब सबसे पहले तो मेरे बैग में आने लायक चीजें मैंने इस रूम में देखी, क्योंकि भाई पैसे तो पूरे करने ही पड़ेंगे ना। ये सब मिल जाने के बाद फाइनली अब ये 1000 का रूम मुझे 600-700 का लगने लगा था, जो कि बिल्कुल मेरे बजट में आ गया था। होटल का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि 2 दिन यहीं रुकना है। किसी ने वीडियो होटल वाले को दिखा दिया तो भाई वो पक्का गधे पे बैठा कर मेरा जुलूस निकाल देगा। और प्लीज वीडियो को ज्यादा शेयर भी मत करना, कहीं आज ही होटल वाले तक ना पहुंच जाए। तो कल आपको घुमाऊंगा बोध गया। मिलते हैं कल। तो जी बोध गया वो स्थान है जहाँ राजकुमार सिद्धार्थ को अपने राजसी शाही जीवन को त्याग देने के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और इस ज्ञान ने उन्हें सिद्धार्थ गौतम से भगवान बुद्ध बना दिया। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान बुद्ध ने 49 दिनों तक निरंतर एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान किया था और बुद्धत्व को प्राप्त हुए थे। यहीं से राजकुमार सिद्धार्थ भगवान बुद्ध बन गए थे, और इस पीपल के पेड़ को बोधि वृक्ष कहा गया था। बोध गया में अलग अलग कंट्रीज के मोनेस्ट्री यानी मठ बने हुए हैं, तो एक एक करके सभी मोनेस्ट्री विजिट किए। यहाँ पर भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची प्रतिमा भी बनी हुई है, जो कि नागोया जापान में स्थित दाइजोक्यो संस्था द्वारा निर्मित की गई है। फिर मैंने स्लीपिंग बुद्धा स्टेचू विजिट किया, और आखिरी में पहुंच गया महाबोधि महाविहार टेम्पल, जहां भगवान बुद्ध से जुड़ी सैकड़ों चीजें मैंने देखी और बोधि वृक्ष भी। यहाँ कुछ देर ध्यान किया और होटल आ गया, लेकिन होटल से निकलते वक्त मुझे भगवान बुद्ध के कुछ उपदेश याद आ जाते हैं। तो वापस होटल का सामान होटल में रखकर अब मैं निकल लेता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। मिलते हैं कल। तो जी आज मेरी ड्रीम बुक से एक पेज और कम हो जाता है, क्योंकि आज मैं जिस शहर जा रहा हूँ वो मेरी ट्रिप के टॉप प्लेसेस में शामिल है। जी हाँ, आज मैं पहुँच चुका हूँ बनारस, जो कि सिर्फ एक शहर नहीं
बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। यहाँ संस्कृति है, आस्था है, यहाँ पर विश्वास भी है, यहाँ कला है, संगीत है और बहुत कुछ खास भी है। यहाँ की हर एक गली में छुपी कुछ ना कुछ बात है, किसी का भी दिल जीत ले यहाँ पर, इतने सुंदर घाट है। यहाँ पर नाव भी है, यहाँ पर खिवैया भी है, यहाँ पर साक्षात बहती गंगा मैया भी है। बनारस जो इतिहास से भी पुराना है, परंपरा से भी पुराना है, जिसे प्राचीन समय में काशी कहा गया तो आज वाराणसी कहा जाता है। बनारस जहाँ की हर सुबह आपको बताती है कि जिंदगी को कैसे फिर से शुरू किया जाए, यहाँ की हर शाम आपको सिखाती है कि जिंदगी को कैसे सेलिब्रेट किया जाए। और सिर्फ जीने के लिए ही नहीं बल्कि मरने के लिए भी लोग यहाँ खुशी खुशी चले आते हैं। बनारस जहाँ मौत का भी जश्न मनाया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, और भी कई बातें हैं जो बनारस को बाकी शहरों से अलग करती है। तो कल से अगले कुछ दिन बनारस से जुड़ी वो ही सब बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं कल। अब लोंडा बनारस आए और गंगा में डुबकी ना लगाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो बस हमारे दिन की शुरुआत भी होती है गंगा मैया में डुबकी लगाने से। उसके बाद अब बारी थी गंगा जी के घाट घूमने की, और इसके लिए हम नौका विहार का चयन किए। दिली इच्छा थी तो नाव चलाने की कोशिश भी हमने की, लेकिन जब नाकाम रहे तो वापस नाव भैया जी के हाथ में थमा दिए, और नाव वाले भैया जी हमें घाट घाट की कहानी बताते हुए आगे बढ़ाते रहे। हमने सुना था कि बनारस में कुछ 88 घाट है, लेकिन नाव वाले भैया हमको बताया कि यहाँ 365 घाट है, जो कि 9 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। हमने कुछ दिन पहले मोटर बोट में तो सफर किया था, लेकिन आज समझ आया कि बोटिंग का असली मजा हाथ वाली नाव में ही आता है। गंगा मैया में आहिस्ते आहिस्ते नाव चलती जा रही थी, और नाव में बैठे हम घाट घाट निहारे जा रहे थे। साथ ही नाव वाले भैया जी हमें बनारस के किस्से कहानियां सुनाते जा रहे थे, और हमारा बनारस के प्रति प्रेम बढ़ता जा रहा था। यार सच कहूँ तो लोंडा पहले ही दिन में बनारस से दिल लगा बैठा था। बाकी देखते हैं आगे आगे होता क्या है। मिलते हैं कल। बनारस जो कि अपनी गलियों और घाट के लिए फेमस है, तो आज कुछ देर बनारस की गलियों के भ्रमण पर निकल लिया, और वास्तव में यहाँ की इन सकड़ी गलियों में एक अलग ही रौनक देखने को मिली। यहाँ के घाट घूमा तो समझ आया कि गंगा जी के इन घाट पर जितना सुकून है, शायद दुनिया के सभी सुकून इसके सामने फीके हैं। और ऐसे ही घाट घाट घूमते हुए पहुंच जाता हूँ मणिकर्णिका घाट। इस महाशमशान घाट के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर चिता की अग्नि कभी शांत नहीं होती, 24 घंटे यहाँ पर आग धधकती ही रहती है। बनारस का ये मणिकर्णिका घाट हर रोज हर मिनट जीवन की वास्तविकता हमें दिखाता है कि ये शरीर सिवाय एक पुतले के कुछ भी नहीं है। तो कभी यहाँ आइएगा और कुछ देर बैठ कर देखिएगा कि चंद मिनट भी नहीं लगते और ये शरीर जलकर राख हो जाता है। तो क्यों ना जब तक जिंदा है थोड़ा जिंदगी को दिल खोल कर जिया जाए। एक सुबह फिर से बनारस में गंगा स्नान करके घाट घाट होते हुए पहुंच जाता हूं काशी विश्वनाथ मंदिर। भारत की सबसे पवित्र नदी मां गंगा के तट पर स्थित यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस प्राचीन मंदिर को अपने इतिहास में मुगल आक्रमणकारियों द्वारा कई बार तोड़ा गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्या देवी होलकर द्वारा सन 1780 में करवाया गया था। तो काशी विश्वनाथ जी के दर्शन किए और बनारस का गर्मा गर्म स्वादिष्ट खाना खाने के बाद होटल आ गया। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में मेरी कुछ बहनें पढ़ाई करती है, तो शाम में उनसे मिलने चला जाता हूँ। वो बढ़िया से मुझे उनका यूनिवर्सिटी कैंपस विजिट करवाती है और न्यू काशी विश्वनाथ मंदिर भी। साथ ही मुझे बनारस की फेमस पहलवान लस्सी टेस्ट करने का भी कहती है। अब लस्सी का नाम सुनते ही मैं जा पहुँचता हूँ पहलवान लस्सी, जहाँ लस्सी की अलग अलग प्रकार की 80 वेराइटी में से एक लस्सी लेता हूँ, और क्या ही गजब टेस्ट था यार। बस फिर क्या था, भैया जी से कहता हूँ कि भैया जी एक लस्सी और हो जाए। कि बनारस आओ तो बनारस की फेमस पहलवान लस्सी पीना, और इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूल जाइएगा। अब लस्सी भी नहीं बनारस आएंगे। आज शाम को बनारस के 80 घाट पर होने वाली गंगा आरती अटेंड करने पहुंच जाता हूं। गंगा आरती जिसके बारे में शायद आप सब ने सुना होगा। गंगा मैया के तट पर हर रोज शाम होते होते माहौल एकदम भक्तिमय होने लगता है। पुजारियों की भीड़ में दीपक की ज्वाला जो मानो आसमान को छूने की कोशिश करती है। शंखनाद के साथ ही डमरू की आवाज और माँ गंगा के जयकारे आरती में शामिल भक्तों के रोंगटे खड़े कर देते हैं। गंगा घाट पर गंगा आरती के समय मेले जैसा माहौल लगता है। अब गंगा आरती के बाद रात को फिर से आकर घाट पर बैठ जाता हूँ, क्योंकि बनारस यात्रा का आज मेरा आखिरी दिन है और यहाँ के घाट और गंगा मैया से अलविदा कह पाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो काफी टाइम से मैं उदास सा इन्हीं घाट पर बैठा हुआ था कि तभी मेरे कानों तक एक मधुर आवाज आती है जो कि मेरी उदासी को पल में गायब कर जाती है। पिया तूने ऐसा मुझ पे जादू किया, क्या बात है। पिया मुझ पे ऐसा तूने जादू किया रे,
पिया 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 मतवाला क्या बात है, मजा आ गया। रे पिया 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 ओ पिया बिना जिया मोरा कैसे लगो रे पिया बिना जिया मोरा कैसे लगो रे पिया 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 मोरा जिया। 5-6 दिन बनारस में बिताने के बाद आज मैं पहुंच जाता हूं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जन्मभूमि अयोध्या नगरी। मंदिर का ही नहीं बल्कि हर तरफ निर्माण कार्य बड़े ही जोरों शोरों से चल रहा है। नालियों और सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। सीधे शब्दों में कहूँ तो अयोध्यापुरी को प्रभु के पुनरागमन के लिए एक नया रूप दिया जा रहा है। अब अयोध्या में सबसे पहले हनुमानगढ़ी जाता हूँ और महाबली श्री हनुमान जी के दर्शन करता हूँ। उसके बाद पहुँच जाता हूँ दशरथ महल, जहाँ भगवान राम और उनके भाई खेला करते थे। फिर कनक भवन के दर्शन किए और आखिरी में पहुँच गया प्रभु श्री राम की जन्मभूमि, जहाँ पर श्री राम मंदिर का महानिर्माण कार्य चल रहा है। बड़ी बड़ी बुलडोजर और क्रेन्स के सहारे पत्थरों को रखकर सनातन का नव निर्माण किया जा रहा है। अयोध्या में आकर ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो एक नए युग का शुभारंभ होने में कुछ ही महीने बाकी हो। तो अब कार्यशाला में चल रहे रामलला के मंदिर निर्माण को देखकर मैं निकल लेता हूँ अपनी अगली डेस्टिनेशन के लिए। मिलते हैं कल। आज अयोध्या से ट्रेन पकड़कर मैं पहुंच जाता हूं बरेली जंक्शन। हाँ, ये वही बरेली है जिसके बाजार में झुमका गिरा था, लेकिन मैं झुमका ढूंढने नहीं आया हूं। मुझे यहाँ से जाना है नैनीताल। अब नैनीताल की तो कोई डायरेक्ट बस यहाँ से मिली नहीं, तो हल्द्वानी तक के लिए बस लेकर फिर हल्द्वानी से निकल लेता हूँ नैनीताल के लिए। बस थोड़ी दूर चली तब तक तो लग रहा था कि हाँ भैया, किसी ने सही कहा है, सुकून तो इन पहाड़ों में ही है। एक जगह बस कंडक्टर ने इस पाइप से पीने का पानी बोतल में भरा, जो कि किसी बोरवेल से नहीं आ रहा था बल्कि सीधा पहाड़ों से आ रहा था। थोड़ी दूर तक तो बढ़िया मजे आ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे बस ऊपर चढ़ती जा रही थी वैसे वैसे मेरी सांसें अटकने लगी थी और मुझे सुकून कम और डर ज्यादा लग रहा था। फिर जैसे तैसे रास्ता पार किया और पहुंच गया नैनीताल। मौसम की बात करूं तो यहाँ इतना प्यारा कि किसी का भी दिल जीत ले। तो कुछ वक्त नैनी झील के पास बिताता हूँ। आसपास के पहाड़ों से घिरी ये झील इतनी खूबसूरत लग रही थी कि यहाँ से जाने का मन ही ना हो, लेकिन अभी रूम ढूंढना है। उसके बाद आपको नैनीताल घुमाऊंगा कल। तो भैया, किसी ने कहा है कि तालों में नैनीताल, बाकी सब तलैया। बस तो आज सुबह सुबह एक कप चाय पीकर हम भी निकल लिए नैनीताल को विजिट करने के लिए। वहीं कल की तरह कुछ वक्त नैनी झील के पास बिताया, फिर टैक्सी ली और निकल लिए हिमालय दर्शन के लिए। 3-4 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद फाइनली ये व्यू देखने को मिला। सामने हिमालय पर्वत खड़ा हुआ था, तो दूरबीन से हिमालय पर्वत की खूबसूरती को निहार कर अब थोड़ा नीचे आता हूँ नैनी लेक व्यू पॉइंट पर, जहाँ से नैनी लेक की और शहर की खूबसूरती क्या ही कमाल लगती है। यहाँ से नैनी लेक प्रॉपर मैंगो के शेप में दिखाई देती है। फिर भैया, पहाड़ों वाली मैगी भी तो खाना जरूरी है, वरना पहाड़ों में आने का क्या ही मतलब रह जाएगा। तो अब पहाड़ों वाली मैगी खाने के बाद पहुंच जाता हूँ लवर्स पॉइंट। इन पहाड़ों में आज मेरा पहला दिन ही इतना कमाल का होने वाला है, मैंने सोचा नहीं था। फिर कुछ देर लवर्स पॉइंट से माउंटेन व्यू देखने के बाद नैनीताल का मार्केट विजिट किया। उसके बाद पहुंच गया श्री नैना देवी टेम्पल, जो कि देवी सती को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर देवी सती की आंख गिरी थी, इसलिए इस शक्तिपीठ को नैना देवी कहा गया। तो जी, अब कल जाऊंगा नीम करोली बाबा आश्रम, केची धाम। मिलते हैं कल। नैनीताल से अपनी यात्रा को आगे बढ़ाकर आज मैं पहुंच जाता हूं केची धाम, जो कि बाबा नीम करोली जी महाराज का आश्रम है। बाबा नीम करोली जी को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त हुई थी। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं, लेकिन बाबा तमाम आडंबरों से दूर बेहद साधारण तरीके से रहते थे। केवल आम आदमी ही नहीं, बल्कि विराट कोहली और हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स से लेकर एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसी हस्तियां भी बाबा की भक्त है। अब अगर आश्रम की बात करूं तो चारों तरफ से पहाड़, बीच में नदी और नदी के किनारे पर मंदिर और बाबा का आश्रम एक अलग ही प्रकार की प्राकृतिक शांति का अनुभव करवाता है। केची धाम किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। और इसी शांति के बीच हजारों लोगों की भीड़, जो कि यहाँ पर घूमने नहीं बल्कि दर्शन करने आए हुए थे, क्योंकि ये जगह कोई साधारण पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक पवित्र दर्शनीय स्थल है। 1961 में बाबा नीम करोली जी पहली बार यहाँ आए और उन्होंने यहाँ पर आश्रम बनाने का विचार किया था। सन 1964 में उन्होंने यहाँ पर आश्रम बनाया और अपनी जिंदगी के कुछ अंतिम वर्ष इसी आश्रम में बिताए। तो जी, केची धाम से एक नई ऊर्जा लिए हुए मैं निकल लेता हूँ काठगोदाम के लिए। इन खतरनाक रास्तों से ये खूबसूरत व्यू देखते हुए पहुंच जाता हूँ भीमताल लेक, जो कि नैनीताल लेक की ही तरह पहाड़ों से घिरी हुई एक सुंदर झील है। इस शांत सी झील के पास कुछ वक्त बिताता हूँ और आगे बढ़ता हूँ, कभी खाई के बिल्कुल बगल में तो कभी पहाड़ों के बीच बहती हुई नदियों के किनारे पर सफर करते हुए पहुंच जाता हूँ काठगोदाम रेलवे स्टेशन। टिकट लेता हूँ और ट्रेन में चढ़ता हूँ तो भाई साहब, ये हालत ट्रेन की मुझे मिलती है। खैर, जैसे तैसे अपने संघर्ष भरे सफर को पार करके पहुंच जाता हूँ हरिद्वार। लेकिन
मुझे क्या पता था कि ओरिजिनल स्ट्रगल तो यहाँ चालू होने वाला है, क्योंकि रात की 3 बजे हुए थे और कोई होटल में रूम खाली नहीं मिलता है। अब रूम के चक्कर में 1 घंटे भटकने के बाद जब गंगा जी के घाट पर आता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पर तो काफी लोग सोए हुए हैं, तो क्यों ना आज की रात गंगा जी के घाट पर ही बिताए। नहीं आ रहा था कि अभी ही इतनी भीड़ है तो कुंभ में, हरिद्वार में माहौल कैसा रहता होगा। फिर सब भोलेनाथ की कृपा है, वो ही सब कुछ मैनेज करता होगा। लेकिन भाई अपने से ये भीड़ और ऊपर से ये गर्मी दोनों बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, तो अपन सीधे पकड़ते हैं ये रिक्शा और भोलेनाथ को प्रणाम करते हुए निकल लेते हैं ऋषिकेश के लिए। मिलते हैं कल। ऋषिकेश पहुंचते ही सबसे पहले तो 400 रुपए में स्कूटी रेंट की, उसके बाद रूम लिया और सामान डालकर निकल लिया ऋषिकेश घूमने के लिए। ऋषिकेश की गलियों में स्कूटी दौड़ाते हुए पहुंच जाता हूं तपोवन घाट। पहाड़ों के बीच से आती हुई माँ गंगा का ये नजारा यहाँ लोगों को कुछ वक्त बैठने पर मजबूर कर देता है। इन पत्थरों के उस पार कई लोग शांति से बैठे हुए थे। थोड़ा आगे जाओ तो राफ्टिंग वालों की किलकारियां गूंज रही थी। ऋषिकेश में राफ्टिंग का भी अपना एक अलग ही मजा है। इधर तपोवन घाट पर शाम के वक्त की गंगा आरती शुरू हो चुकी थी, तो गंगा आरती में शामिल होने के बाद निकल लिया राम झूला की तरफ। भाई राम झूला पार करना भी किसी टास्क से कम नहीं है, क्योंकि इस पतले से पुल पर इतनी भीड़ के बीच से गाड़ी निकालना किसी वीडियो गेम की तरह ही लगता है। खैर 10 मिनट में मैंने इस टास्क को कंप्लीट किया और इस पार आ गया। कुछ देर गलियों में तो कुछ देर घाट घाट घूमते हुए आज की शाम बिताई, और इसी के साथ मुझे यहाँ से 4-5 किलोमीटर दूर एक सीक्रेट वाटरफॉल के बारे में किसी ने बताया है, तो अब वाटरफॉल विजिट करते हैं कल। तो ये आज सुबह सुबह निकल लिया हूँ ऋषिकेश की पहाड़ियों के सीक्रेट वाटरफॉल ढूंढने के लिए, और काफी दूर चलने पर मुझे ये सीक्रेट वाटरफॉल मिलता है। मजाक कर रहा हूँ, सीक्रेट वाटरफॉल यहाँ से अभी भी काफी ऊपर है। तो जिस छोटी सी नदी को पार करने के बाद थोड़ा और ऊपर चलने पर एक और वाटरफॉल दिखाई देता है, लेकिन पता चला कि मेन वाटरफॉल और भी ऊपर है और वहाँ नहाने के लिए काफी बढ़िया जगह बनी हुई है। तो इस वाटरफॉल को आते वक्त विजिट करूंगा, यही सोचकर मैं ऊपर की तरफ चल देता हूँ। सुनसान जंगलों के बीच इस कच्चे रास्ते पर चलते हुए मुझे नहीं लग रहा था कि ऊपर कुछ मिलने वाला है, लेकिन जैसे ही मैं ऊपर पहुंचता हूं तो भाई साहब ये सीन मेरी आंखों के सामने होता है। वैसे वाटरफॉल तो छोटा सा था, लेकिन यहाँ बना हुआ ये नेचुरल वाटर पूल और आसपास की पहाड़ियां इस जगह को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बना रही थी। बस फिर क्या, अपना आज का दिन भाई इधर प्रकृति की गोद में ही निकलने वाला है। कभी वाटरफॉल के नीचे खड़े होकर तो कभी इस पुल में डुबकियां लगाकर दिन भर चिल करने के बाद कुछ वक्त नीचे वाले वाटरफॉल के पास रुका और अपनी होटल आ गया। अब कल से शुरू होने वाली है अपनी केदारनाथ यात्रा, तो मिलते हैं कल। तो जी आज ऋषिकेश से मैं निकल रहा हूँ भारत की सबसे पवित्र यात्राओं में से एक केदारनाथ यात्रा के लिए। वैसे ऋषिकेश से सोनप्रयाग तक जाने के लिए लोकल बस 580 रुपए में मिल जाती है, लेकिन उसकी टाइमिंग सुबह 4 बजे से 7-8 बजे तक ही है, और मैं बस स्टैंड पहुंचता हूँ 11 बजे। तो अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन होता है शेयरिंग टैक्सी का, जो कि 1000 रुपए प्रति व्यक्ति लेते हैं। और मेरे हिसाब से टैक्सी से जाना ज्यादा सही है, क्योंकि वो बीच में आने वाले 2-3 स्पॉट भी आपको दिखाते हैं। तो भाई अब केदार बाबा की जय बोलकर ऋषिकेश से दोपहर के 1 बजे हमारी टैक्सी निकलती है सोनप्रयाग के लिए। और जितना हम अफवाह सुनते हैं उतना भी खतरनाक रोड नहीं है। रास्ते में एक जगह खाना खाने के लिए रुके, भाई साहब यहाँ से इन पहाड़ों का क्या ही नजारा था। फिर कुछ देर चलने के बाद पहुंच जाते हैं देवप्रयाग, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी नदी का संगम है। यहाँ पर इन दोनों नदियों की अलग अलग धाराएं मिलकर गंगा बनाती है। फिर कुछ वक्त रुद्रप्रयाग में रुकते हैं और रात के 8 बजे हमारी टैक्सी गुप्त काशी तक बिल्कुल टाइम से पहुंचती है। लेकिन भाई यहाँ से जो ट्रैफिक जाम मिलता है, तो इस 30 किलोमीटर के रास्ते को पार करते हुए रात के 3 बजे हम पहुंचते हैं सोनप्रयाग। अब यहाँ से 22 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू करेंगे कल। नाथ की दूरी आपदा आने से पहले 16 किलोमीटर थी, लेकिन आपदा के बाद ये दूरी 22 किलोमीटर हो गई, जो कि मेरी लाइफ का पहला इतना लंबा ट्रैक होने वाला है, क्योंकि आज से पहले मैंने इतनी लंबी पैदल यात्रा कभी नहीं की है। तो महादेव का नाम लेकर अब मैं ऊपर की ओर आगे बढ़ता हूँ। एक बात तो है कि केदारनाथ तक जाने का रास्ता काफी सकड़ा है और कठिन भी, लेकिन इतने लोगों के साथ चलने का अपना एक अलग ही मजा है। कुछ लोग जो पैदल इतनी चढ़ाई नहीं कर पाते हैं वो घोड़े खच्चर से, तो कुछ लोग पालकी से केदारनाथ तक की अपनी यात्रा तय करते हैं। रास्ते में खाने पीने से लेकर जरूरत की सभी चीजें मिल जाती है। कुछ की पैदल यात्रा करके फाइनली पहुंच जाता हूँ केदारनाथ धाम, और जाते ही सबसे पहले 800 रुपए में 2 लोगों के लिए टेंट लेता हूँ। यहाँ पर रूम भी मिलते हैं, लेकिन वो थोड़े महंगे, यानी कि 2 लोगों के लिए 3-4 हजार तक पड़ता है। तो टेंट में अपना सामान डाला, कुछ देर आराम किया और निकल लिया बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए। करीब 2 घंटे लाइन में लगने के बाद बाबा केदारनाथ के भव्य दर्शन का सौभाग्य मिला। इतनी लंबी लाइन और कठिन यात्रा के बाद बाबा के दर्शन होना, ऐसा लगता है मानो स्वयं महादेव से मिल लिया,
क्यों केदारनाथ को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। तो कुछ वक्त इस दृश्य को अपनी आंखों के कैमरे में कैद करने के बाद वापस नीचे आ गया। फिर केदारनाथ मंदिर में होने वाली शाम के वक्त की आरती अटेंड की, जो कि 7 से 8 बजे के बीच में होती है। और आज की रात और केदारनाथ धाम रुकने के बाद अगली सुबह निकल लिया सोनप्रयाग के लिए। 4-5 घंटे की पैदल यात्रा की और नीचे सोनप्रयाग पहुंच गया। अब यहाँ से एक ऐसे मंदिर जाऊंगा जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। और कहा जाता है कि जिस अग्निकुंड के चारों ओर फेरे हुए थे उसमें पिछले 3 युगों से आज तक भी अग्नि जल रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्या आपको पता है कि भगवान शिव और माता पार्वती की शादी कहाँ हुई थी? नहीं पता? कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। तो जी आज केदारनाथ से सोनप्रयाग पहुंचा तो मुझे एक ऐसे मंदिर के बारे में पता चला जहाँ भगवान शिव और माता पार्वती की शादी हुई थी। तो टैक्सी ली और पहुंच गया सोनप्रयाग से 13 किलोमीटर ऊपर पहाड़ी पर बसे त्रियुगी नारायण गाँव, जहाँ पर भगवान विष्णु को समर्पित त्रियुगी नारायण मंदिर बना हुआ है। और इसी मंदिर में भगवान शिव ने माता पार्वती से शादी की थी। इस शादी में भगवान विष्णु माता पार्वती के भाई थे और इस सृष्टि के निर्माता स्वयं ब्रह्मा जी पुरोहित थे। और जिस हवन कुंड के चारों ओर फेरे हुए थे उसमें पिछले 3 युगों से आज भी अग्नि जल रही है। 3 युग देखने के कारण ही इस मंदिर का नाम त्रियुगी नारायण मंदिर रखा गया। केदारनाथ मंदिर भी इसी मंदिर की वास्तुकला शैली के आधार पर बनाया गया है। इस मंदिर में लोग दूर दूर से शादी करने के लिए आते हैं। इस मंदिर का हवन कुंड की राख भक्तों के वैवाहिक जीवन को सुखी रखने का आशीर्वाद देती है। सोनप्रयाग से यहाँ तक के लिए 200 रुपए में टैक्सी मिल जाती है, जो आपको त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन कराने के बाद वापस नीचे सोनप्रयाग छोड़ देती है। तो अगर आप केदारनाथ आए तो त्रियुगी नारायण मंदिर के दर्शन करने जरूर जाए और इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो भैया 5 दिन की अपनी केदारनाथ यात्रा के बाद आज फिर से मैं पहुंच जाता हूं ऋषिकेश। होटल से अपना सामान उठाता हूं और 10 किलोमीटर है, लेकिन मुझे शिमला तक का सफर बस से नहीं टॉय ट्रेन से करना था। तो टैक्सी लेकर पहुंच जाता हूं चंडीगढ़ से 28 किलोमीटर दूर स्थित कालका रेलवे स्टेशन, जहां से शिमला जाने के लिए टॉय ट्रेन मिलती है। और इस टॉय ट्रेन की सबसे कमाल बात यह है कि ये ट्रेन कालका से शुरू होकर अपने इस 96 किलोमीटर के सफर को 103 सुरंग और 869 छोटे बड़े पुलों से होकर लगभग 6 से 7 घंटों में पार करती है, जो की बहुत ही रोमांचक सफर होता है। इस रेलवे लाइन को ब्रिटिश सरकार द्वारा सन 1903 में बनवाया गया था। इस छोटी सी ट्रेन में मात्र 3-4 कोच ही होते हैं, तो अगर आप जल्दी स्टेशन नहीं पहुंचे तो सीट मिलना भी मुश्किल होता है। मुझे भी अपना यह सफर गेट पर बैठकर ही करना पड़ा, लेकिन भाई साहब इस सफर में जो नजारे देखने को मिलते हैं वो क्या ही कमाल के हैं। कभी लंबी सी सुरंग से होकर ट्रेन गुजरती है तो कभी किसी खूबसूरत से पुल से। बीच में छोटे छोटे और प्यारे से कई स्टेशन बने हुए हैं, तो कुछ वक्त उन पर रुकते हुए शाम के 7 बजे इस टॉय ट्रेन से मैं पहुंच जाता हूँ शिमला। मिलते हैं कल। अब जून के महीने में जब नीचे के राज्यों में गर्मी से बुरा हाल होता है तब शिमला आना भाई जन्नत में आने जैसा लगता है, क्योंकि हमारे इंदौर में तो पारा अभी 40 डिग्री टच कर रहा है और एक इधर शिमला में गर्म कपड़े पहनकर घूमना पड़ रहा है। तो जी आज शिमला की इन गलियों में घूमते हुए, इन पहाड़ों को निहारते हुए और कुछ जगह पर फोटोज क्लिक करवाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ मॉल रोड। थोड़ा आगे बढ़ा तो पता चला कि शिमला का समर फेस्टिवल चल रहा है और एक से बढ़कर एक कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। हर बार इल्जाम लगा देते हो हम पे मोहब्बत का, कभी खुद से भी पूछा है कि इतने खूबसूरत क्यों हो? एक बार तालियां बजा दीजिए अगर आनंद आया हो तो। आनंद तो बहुत ज्यादा आ गया, लेकिन ताली नहीं बजा सकता क्योंकि एक हाथ से वीडियो जो बना रहा हूँ भाई। लेकिन तभी ये भाई साहब पहाड़ी लैंग्वेज में अपनी मोनिका से पता नहीं क्या कहना चाह रहे थे। अब ये क्या कह रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आया, लेकिन मोनिका को ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, शायद उसे ही कुछ समझ में आए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अब 2 दिन में शिमला का मॉल रोड घूम लिया, समर फेस्टिवल देख लिया और जाखू हनुमान जी के दर्शन भी कर लिए। तो आज शिमला को टाटा बाय बाय बोलकर मैं निकल लेता हूँ हिमाचल का दिल कहे जाने वाले मंडी शहर की ओर। मंडी से मुझे कसोल जाना था, तो एक दिन मंडी में रुकता हूँ और अगले दिन मंडी से बस में बैठकर इन पहाड़ों के किनारे पर चलते हुए हिमाचल की इन खूबसूरत नदियों का लुत्फ उठाते हुए और घंटों से लगे इस ट्रैफिक जाम को चीरते हुए पहुंच जाता हूँ कसोल। लेकिन भाई कसोल पहुंचकर जीवन का असली संघर्ष शुरू होता है, क्योंकि वीकेंड में कसोल में रूम खाली मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, और गलती से मिल भी गया तो एक दिन के 3000 से कम कोई बताता नहीं है। फिर भी अपनी तरफ से कोशिश में पूरी करता हूँ, लेकिन भैया घंटों की कड़ी मेहनत के बाद भी जब मुझे कोई रूम नहीं मिलता है और मैं कसोल से वापस जाने का सोच ही रहा होता हूँ कि तभी एक भाई जी मुझे बताते हैं कि कसोल से 1 किलोमीटर आगे चोच नाम का एक गाँव है और वहाँ आपको काफी सस्ते में रूम मिल जाएगा। बस फिर क्या मैं पैदल पैदल निकल लेता हूँ चोच गाँव की ओर। अब रूम मिला नहीं मिला या कितने में मिला ये सब बताता हूँ कल।
मुझे कसोल में 3000 में भी रूम नहीं मिल रहा था और इधर चोच पहुंचा तो मात्र 500 रुपए में इतना प्यारा रूम मिलता है कि जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था। आसपास पहाड़, सामने सेब का बगीचा और कुछ कदम नीचे चले जाओ तो पार्वती नदी। वैसे तो कसोल की और इस पार्वती वैली की खूबसूरती के बारे में जितना कहूँ उतना कम है। पहाड़ों के बीच में अपने पूरे उफान पर बहती पार्वती नदी इस वैली की खूबसूरती को 2 गुना कर देती है। तो जी आज सुबह अपने होम स्टे से निकलकर इस कच्चे रास्ते से होते हुए पहुंच जाता हूँ पार्वती नदी के तट पर। कुछ वक्त यहाँ के इस खूबसूरत नजारे का लुत्फ उठाया और कसोल की ओर निकल लिया। कसोल का नेचर पार्क तो कल आया तब ही विजिट कर लिया था, तो सोचा आज कसोल का मार्केट ही विजिट कर लिया जाए। कसोल के मार्केट से आप काफी सस्ते में गर्म कपड़े खरीद सकते हो। इसके अलावा बहुत सी यूनिक चीजें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। खैर मुझे तो ये रंग बिरंगा तिब्बती झंडा पसंद आता है, तो अपने लिए ये तिब्बती झंडा खरीदता हूँ और निकल लेता हूँ वापस रूम की तरफ। मिलते हैं कल। तो जी कसोल से अपने सफर को आगे बढ़ाते हुए मैं निकल लेता हूँ मनाली के लिए और करीब 5 घंटे का सफर तय करके मैं मनाली पहुंच तो जाता हूँ, लेकिन आप यकीन नहीं मानोगे कि इस वक्त मनाली में इतनी भीड़ है कि बराबर 11 होटल में रूम का पूछने के बाद मुझे 12वीं होटल में रूम खाली मिलता है, क्योंकि बिना किसी देरी के मैं ले ही लेता हूँ। रूम में अपना सामान डालता हूँ और निकल लेता हूँ मनाली घूमने के लिए। सबसे पहले पहुंच जाता हूँ मॉल रोड, और भाई मई जून के महीनों में मॉल रोड की रौनक देखते ही बनती है। तो कुछ वक्त मॉल रोड पर बिताने के बाद पहुंच जाता हूँ माँ हडिम्बा देवी टेम्पल। यहाँ प्राचीन गुफा मंदिर महाभारत काल से जुड़ा हुआ है, जो कि भीम की पत्नी देवी हडिम्बा को समर्पित है। मनाली में पहाड़ी पर बने इस गुफा मंदिर में माता हडिम्बा की चरण पादुका के दर्शन किए और वापस मॉल रोड आ गया। अब वैसे तो मनाली का मौसम काफी ठंडा है, पर इन दिनों में आपको बर्फ कहीं देखने को नहीं मिलता है। तो अगर आपको बर्फ देखना है या कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज करनी है तो आपको टैक्सी लेकर मनाली से लगभग 35 किलोमीटर दूर रोहतांग पास जाना पड़ेगा, जो कि इस सीजन में काफी महंगा पड़ता है। तो सिर्फ एक ही दिन मनाली में रुकता हूँ और निकल लेता हूँ जम्मू के लिए। मिलते हैं कल। तो दोस्तों जब मैंने मेरी भारत यात्रा शुरू की थी तब मेरे घर वालों ने एक ही बात बोली थी कि तू कश्मीर को छोड़कर पूरा भारत घूम ले, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और वजह थी कश्मीर में आए दिन होने वाली घटनाएं। लेकिन यार मैंने तो पूरा भारत घूमने का सपना देखा है, और भैया कश्मीर भी भारत का अभिन्न अंग है, तो उसे कैसे ही छोड़ सकता हूँ। लेकिन सच कहूँ तो डर मेरे मन में भी है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि कश्मीर घूमने चला तो जाऊं लेकिन फिर वापस ही ना आ पाऊं। और कश्मीर में गोली खाने से ज्यादा डर तो घर वालों का था कि कहीं गोली हाथ पैर में लगी और बच गया तो ये लोग मुझे तानों से ही मार देंगे। तो दोनों तरफ का डर मेरे दिमाग में चल ही रहा था कि तभी मुझे ऋतिक भाई का ये डायलॉग याद आता है। डर सबको लगता है, गला सबका सूखता है, पर डर से डरोगे तो कुछ बड़ा कैसे करोगे। बस फिर क्या, मनाली से बस पकड़कर पहुंच जाता हूं जम्मू। अब जम्मू से शेयरिंग टैक्सी लेता हूं और निकल लेता हूं श्रीनगर के लिए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों की हरियाली को निहारते हुए, इन पहाड़ों में बसे गांवों की खूबसूरती को देखते हुए और रास्ते में आई 10-10 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करते हुए मैं पहुंच जाता हूँ श्रीनगर। डर अभी भी अंदर बहुत ज्यादा है, तो एक और माउंटेन ड्यू लेता हूँ और आगे की स्टोरी बताता हूँ कल। माउंटेन ड्यू, डर के आगे जीत है। अगर आपको भी लगता है कि कश्मीर में घूमने जाना सेफ नहीं है या कश्मीर में अभी भी बहुत खतरा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ये वीडियो आखिरी तक देख लीजिएगा। तो भैया कल डरते डराते मैं कश्मीर पहुंच ही जाता हूँ। श्रीनगर के एक होटल में रूम भी ले लेता हूँ, लेकिन बाहर जाने में मुझे अभी भी डर सा लग रहा था। खैर थोड़ी हिम्मत जुटाकर जब मैं बाहर जाता हूँ तो भाई मामला यहाँ बिल्कुल अलग दिखाई देता है। चप्पे चप्पे पर भारतीय सेना के जवान तैनात है, जिनको देखकर हौसला अपने आप 100 गुना हो जाता है। बाजारों में, सड़कों पर कहीं आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कश्मीर में हो। देश के अन्य राज्यों की तरह यहाँ पर भी सब कुछ नॉर्मल सा मुझे लगता है, और मेरा डर तो पता नहीं कहाँ गायब हो चुका था। भाई मैं किसी पार्टी को तो सपोर्ट नहीं करता, लेकिन सैल्यूट है उन लोगों को यार जिन्होंने इस समस्या का खात्मा किया है। और मैंने कश्मीर के लोगों से ही सुना है कि विद्रोहियों और आतंकियों में अब भारतीय सेना के नाम का और मोदी जी के नाम का खौफ बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि एक वक्त था जब लाल चौक पर तिरंगा फहराने पर गोली मार दी जाती थी, और तो और कभी कभी तो इस लाल चौक पर पाकिस्तान का झंडा तक फहराया गया है। लेकिन आज आप यकीन नहीं मानोगे, रात के 12 बजे मैं अकेला उसी लाल चौक पर बिंदास और बेखौफ घूम रहा था। शायद कुछ लोगों को ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन भाई सच्चाई तो यही है। मिलते हैं कल। तो जी आज श्रीनगर के अपने होटल से निकलकर श्रीनगर का मार्केट विजिट करते हुए मैं पहुंच जाता हूं डल लेक। इस डल झील की सबसे खास बात यह है कि इसमें तैरता हुआ बाजार बना हुआ है। 18 वर्ग किलोमीटर में फैली इस झील की खूबसूरती के बारे में मैंने जितना सुना था, सच कहूं तो ये उससे भी कई ज्यादा खूबसूरत है। सर्दियों के मौसम में ये झील पूरी तरह से जम जाती है, तो सर्दियों में यहाँ का नजारा और भी मनमोहक होता है। अब भैया डल झील आए और शिकारा बोट से नहीं घूमे तो फिर आपकी कश्मीर यात्रा समझो अधूरी रह गई, क्योंकि डल लेक से शिकारा बोट में घूमने का जो मजा है वो आपको शायद ही कहीं पर मिलेगा। तो जी शिकारा बोट से घूमते हुए मैं पहुंच जाता हूँ
हूँ इस तैरते हुए बाजार में, जहाँ आपको खाने पीने की सभी चीजें झील के अंदर ही मिल जाती है। ये सब दुकानें नाव पर ही डल झील में घूमती रहती है। थोड़ी आगे चलने पर कश्मीरी कपड़ों का बाजार भी इस झील में ही बना हुआ है, जिसे मीना बाजार कहते हैं। इस झील में हाउस बोट होटल्स भी बने हुए हैं। तो आज शिकारा बोट से डल झील घूमने के बाद शाम के वक्त सनसेट के नजारे का लुत्फ उठाया और फिर रात को गहनों से चमकती इस डल लेक को बाय बाय बोलकर निकल लिया रूम की ओर। मिलते हैं कल। तो जी आज डल लेक में शिकारा बोट राइड के बाद मैं निकल लेता हूँ इस डबल डेकर बस से श्रीनगर की खूबसूरती को निहारने के लिए। ये बस डल लेक के किनारे बने रोड पर निषाद गार्डन तक चलती है। 100 रुपए इसका किराया है और भैया यहाँ से आपको पूरी डल लेक देखने को मिलती है। इस बस से देखने पर डल लेक और भी ज्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। तो डल लेक पर होने वाले सनसेट के नजारे का लुत्फ उठाते हुए अब मैं पहुंच जाता हूँ निषाद गार्डन, जो की शालीमार गार्डन के बाद कश्मीर घाटी का दूसरा सबसे बड़ा गार्डन है। यह गार्डन तरह तरह के खूबसूरत फूलों से सजा हुआ है। बीचों बीच एक साफ पानी का झरना इस गार्डन की सुंदरता में 4 चांद लगाता है। यहाँ गार्डन सामने की तरफ से डल लेक के किनारे से शुरू होकर पीछे की तरफ पहाड़ी के छोर से सटा हुआ है। तो अब निषाद गार्डन विजिट करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ लाल चौक। यहाँ लाल चौक कश्मीर में होने वाली एक एक घटना का साक्षी है। कश्मीर का हर दौर इस लाल चौक ने देखा है। कभी इस लाल चौक पर हर रोज विद्रोह की आंख सुलगती थी, लेकिन आज यहाँ पर इतनी शांति और खुशहाली देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। और इसी के साथ आज वक्त है कश्मीर से अपनी भारत यात्रा को आगे बढ़ाने का। मिलते हैं कल। अब 2 दिन श्रीनगर की प्राकृतिक खूबसूरती को करीब से महसूस करने के बाद आज वक्त है कश्मीर को अलविदा कहने का। तो मैं दोपहर 12 बजे श्रीनगर से जम्मू के लिए बस ले लेता हूँ। वैसे तो श्रीनगर से जम्मू तक का रास्ता 6-7 घंटे का ही है, लेकिन पहाड़ों में ट्रैफिक जाम का भाई कोई भरोसा नहीं। श्रीनगर से बेनीवाल तक तो हमारी बस बिल्कुल दौड़ते हुए जा रही थी, लेकिन बेनीवाल से करीब 10 किलोमीटर आगे भैया वही हुआ जिसका डर था। पहले थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक जाम मिलना शुरू हुआ और थोड़े आगे चलने पर तो आधे घंटे तक वाहन अपनी जगह से हिल भी नहीं रहे थे। जहां हमारी बस शाम के 6 बजे जम्मू पहुंचने वाली थी, इस भारी ट्रैफिक जाम की वजह से रात के 1 बजे जम्मू पहुंचती है। अब इतनी रात में रूम ढूंढना भी थोड़ा चैलेंजिंग था, लेकिन भाई यहाँ थोड़ी किस्मत अपना साथ दे देती है और सामने मुझे अमृतसर के लिए निकलने वाली आखिरी बस दिखाई देती है। बस फिर क्या मैं जम्मू रुकना करता हूँ कैंसिल और बस पकड़कर निकल लेता हूँ अमृतसर के लिए। लगातार 18 घंटे का बस सफर तय करने के बाद सुबह 7 बजे पहुंच जाता हूँ पंजाब के सबसे पवित्र और धार्मिक शहरों में से एक अमृतसर। अब अमृतसर से आपको रूबरू करवाएंगे कल। तो जी मेरा कुर्ता पजामा और सिर पर केसरी पग देखकर आप समझ गए होंगे कि हमारी भारत यात्रा आज पहुंच चुकी है पंजाब। अब पंजाब का मेरा सफर शुरू होता है अमृतसर से और सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूं स्वर्ण मंदिर। हरमंदिर साहिब या दरबार साहिब के नाम से जाना जाने वाला स्वर्ण मंदिर दुनिया का सबसे प्रसिद्ध गुरुद्वारा है। दरबार साहिब में मत्था टेकता हूं और आप सब लोगों की खुशहाली की अरदास करने के बाद अंदर की तरफ जाता हूं। सिख धर्म में सेवा को सबसे ऊपर माना जाता है। वैसे तो पूरे पंजाब में आपको जगह जगह पर यहाँ के लोग सेवा करते हुए मिलेंगे, लेकिन स्वर्ण मंदिर इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वर्ण मंदिर की लंगर सेवा में हर रोज लाखों लोगों का भोजन बनता है। आप चाहे किसी भी धर्म के हो, यहाँ पर बिना भेदभाव के सबको लंगर प्रसाद खिलाया जाता है। तो अब खाना खाने के बाद मैं भी थोड़ी देर सेवा में लगा और फिर कुछ वक्त अमृत सरोवर के पास बैठकर स्वर्ण मंदिर की खूबसूरती को निहारता रहा। रात के वक्त यहाँ इतना अच्छा लगता है कि जाने का मन ही नहीं करता। फिर थोड़ी देर बाद अपने रूम पर आ जाता हूँ। मिलते हैं कल। तो जी अमृतसर में आज जहां मैं आया हूं, इस जगह के बारे में तो हर एक भारतीय ने सुना ही होगा। ये जगह है जलियांवाला बाग। यहाँ पर अंग्रेजों ने 10 मिनट में 1650 गोलियां चलाकर हजारों निहत्थे भारतीयों की हत्या कर दी थी, जिसमें बूढ़े, बच्चे और महिलाएं किसी को नहीं छोड़ा गया था। यहाँ घटना 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के पवित्र दिन की है, जब हजारों भारतीय जलियांवाला बाग में रोलेट एक्ट के विरोध में एक शांतिपूर्ण सभा के लिए इकट्ठा हुए थे। और ये खबर जब जनरल डायर तक पहुंची तो उसने सेना के साथ बाग में प्रवेश किया और बिना किसी चेतावनी के निहत्थे भारतीयों पर गोलियां बरसाने का आदेश दे दिया। इस घटना में कितने लोग शहीद हुए थे इसका आज तक पता नहीं, लेकिन माना जाता है कि करीब 500 से 1000 लोग मारे गए थे और 1200 से अधिक लोग घायल हुए थे। आज इस घटना को पूरे 104 साल बीत चुके हैं, लेकिन इसके जख्म आज भी भरे नहीं है। ब्रिटिश सरकार के इस भयानक कारनामे का सबूत यानी गोलियों के निशान आज भी दीवारों पर मौजूद है। हालांकि महान भारतीय क्रांतिकारी उधम सिंह ने 13 मार्च 1940 में लंदन जाकर जलियांवाला बाग का बदला लेने के लिए जनरल डायर की गोली मारकर हत्या कर दी थी।
तो जी आज स्कूटी रेंट पर लेकर मैं निकल लिया हूँ अटारी बॉर्डर की तरफ, जो कि अमृतसर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित भारत पाकिस्तान बॉर्डर है। भारत की तरफ से इसे अटारी बॉर्डर और पाकिस्तान की तरफ से इसे वाघा बॉर्डर कहा जाता है। यहाँ पर हर रोज शाम के वक्त बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी होती है, जिसे परेड कहा जाता है। इस परेड में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए हमारे BSF के जवान और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हुए पाकिस्तानी रेंजर्स आमने सामने होते हैं। और भैया जब भारत और पाकिस्तान आमने सामने हो और उनकी ऑडियंस उनको सपोर्ट करने ना पहुंचे, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। देखते ही देखते स्टेडियम फुल हो चुका था और सिर्फ इंडिया की तरफ से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की तरफ से भी भीड़ बहुत ज्यादा थी। अटारी बॉर्डर पर होने वाली इस परेड का समय सूर्यास्त के हिसाब से बदलता रहता है। वैसे ये परेड शाम के 5-6 बजे शुरू होती है और 1 से 2 घंटे तक चलती है। परेड खत्म होने के बाद दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज सम्मान पूर्वक नीचे उतारे जाते हैं और बॉर्डर को वापस बंद कर दिया जाता है। बाकी बॉर्डर की एक कमाल बात मुझे लगी कि ये 2 देशों को जुदा करने के साथ साथ जोड़े भी रखती है। चलिए मिलते हैं कल। तो जी आज हमारी भारत यात्रा पहुंच चुकी है लुधियाना, और मैं लुधियाना एक ऐसे शख्स से मिलने आया हूं जिन्हें मैं अगर इंसानियत की जिंदा मिसाल भी कहूं तो कम होगा। यह है अनमोल क्वात्रा जी, जो कि पिछले 8 सालों से एक जरिया फाउंडेशन के नाम से एक NGO चला रहे हैं। साल के पूरे 365 दिन अनमोल भाई जी और इनकी टीम निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा में लगे हुए रहते हैं। इनके फाउंडेशन द्वारा हर रोज हजारों गरीब बीमार लोगों का इलाज हो रहा है। एक जरिया फाउंडेशन की टीम द्वारा हर एक मरीज से बैठाकर पर्सनली उसकी समस्या पूछी जाती है, फिर उसके घर की स्थिति का मुआयना किया जाता है, फिर मरीज को उसकी जरूरत के हिसाब से डोनर से सीधे डोनेशन दिलवाया जाता है। इनके NGO की एक सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इनका ना कोई बैंक या पेमेंट अकाउंट है और ना ही ये कभी डोनर से अपने हाथ में पैसा लेते हैं। इस 140 करोड़ की जनसंख्या वाले देश में कुछ ही लोग हैं जिन्हें दूसरों की फिक्र होती है और जो दुखी असहाय लोगों के दर्द को समझते हैं व उनकी मदद करते हैं। तो आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि ऐसे लोग जो निस्वार्थ भाव से गरीब बीमार लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, उन पर उंगली उठाने की बजाय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले और उन्हें जितना हो सके सपोर्ट करें। मुझसे और मेरे दोस्तों से जितना हुआ हमने वहां जाकर सेवा दी। अब बारी आपकी है कि आप कब सेवा देने जा रहे हो, कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं कल। तो जी आज लुधियाना से मैं निकल लेता हूँ मानसा के लिए। मानसा स्टेशन से ऑटो पकड़ता हूँ और पहुंच जाता हूँ मूसा, जो कि प्रसिद्ध पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला का गांव है। मेरा एक सपना था कि लाइफ में कभी पंजाब आऊंगा तो सिद्धू भाई से जरूर मिलकर जाऊंगा, लेकिन अभी 1 साल पहले सिद्धू भाई की गोली मारकर हत्या कर दी गई, तो उनसे मिलने का सपना तो सपना ही रह गया। लेकिन आज जब पंजाब आना हुआ तो उनके गाँव की तरफ निकल आया। रास्ते में जगह जगह पर सिद्धू भाई के बैनर, पोस्टर और दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीरें देखने को मिली। मेहनत करके खड़ी की गई हवेली की चमक भी दूर से ही दिखाई दे रही थी। हवेली के अंदर सिद्धू भाई का ट्रैक्टर और कार कलेक्शन रखा हुआ है। जिस महिंद्रा थार में उनको गोली मारी गई थी वो भी रखी हुई है। साथ ही उनके 2 स्टेचू भी वहां पर बनाए हुए हैं। हर चीज जो सिद्धू भाई से रिलेटेड थी मुझे यहाँ पर देखने को मिली। सिर्फ देखने को नहीं मिला तो वो इंसान जिसने अपनी मेहनत के दम पर ये सब कमाया था। सिद्धू मूसेवाला ने इतनी छोटी उम्र में एक मिडिल क्लास फैमिली से पंजाबी सुपरस्टार तक का सफर तय किया था। लेकिन कहा जाता है ना कि जब बराबरी नहीं होती है तो लोग बदनामी शुरू कर देते हैं। फिर सिद्धू मूसेवाला के गीत, उनकी कलाकारी और उनकी आवाज उन्हें हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रखेगी। मानसा से राजधानी दिल्ली जाने के लिए जब मैं ट्रेन में चढ़ा तो जनरल कंपार्टमेंट की जो हालत मैंने देखी उसकी एक झलक आपको दिखाता हूँ। मुझे आज तक समझ नहीं आता कि एक आम नागरिक के साथ इस देश की हर एक सरकार का ये रवैया क्यों रहता है। ये गरीब जनता क्यों सिर्फ चुनाव के वक्त ही याद आती है, जहां एसी कंपार्टमेंट में खाना भी सीट पर लाकर परोसा जाता है, सोने के लिए कंबल, तकिया सब कुछ दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर गरीब वर्ग के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? माना वो लोग ज्यादा रुपए देकर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन फ्री में तो गरीब वर्ग भी यात्रा नहीं कर रहा ना। फिर इन्हें कम से कम बैठने के लिए सीट तो नसीब होनी ही चाहिए। एक ट्रेन में 7 से 8 स्लीपर डिब्बे होते हैं, 5 से 6 एसी डिब्बे होते हैं, लेकिन सामान्य डिब्बे सिर्फ 2 ही क्यों? और अगर 2 भी है तो उनमें साफ सफाई और बाकी की व्यवस्थाएं क्यों नहीं? लाइट के स्विच चलते नहीं है, टॉयलेट के नल में पानी नहीं आता है, बाकी नल को छोड़कर पूरे डिब्बे में पानी फैला हुआ मिल जाएगा। फर्श पर सोते हुए यात्रियों और इन छोटे बच्चों की हालत देखकर मेरे मन में बस एक ही सवाल था कि क्या भारत ऐसे विश्वगुरु बन पाएगा? पहाड़ है कंकर शंकर, रंग रंगीला बरजा तंतर।
तो जी सुबह के 5 बजे आज मैं पहुंच जाता हूं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कैब लेता हूं और अपने दोस्तों के फ्लैट पर आ जाता हूं। अब दिल्ली में मेरे पहले दिन की शुरुआत होती है दिल्ली मेट्रो से। तो मेट्रो में बैठकर मैं पहुंच जाता हूं राजीव चौक। सामने ही पालिका बाजार दिख जाता है, तो सबसे पहले पालिका बाजार विजिट किया, फिर कुछ देर कनॉट पैलेस के चक्कर काटे और ऑटो पकड़कर निकल लिया लोटस टेम्पल की ओर। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अनजान था कि सोमवार को लोटस टेम्पल बंद रहता है। आज यहाँ आकर मुझे पता चला कि सोमवार को दिल्ली का लोटस टेम्पल, लाल किला, अक्षरधाम टेम्पल, दिल्ली के सभी म्यूजियम और सरोजनी मार्केट के अलावा बहुत कुछ बंद रहता है। लेकिन हाँ, कुतुब मीनार और इंडिया गेट सोमवार को भी खुले हुए रहते हैं। तो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए बाहर से ही लोटस टेम्पल में कुछ ताक झाक करने के बाद पेट भर पूरी सब्जी दबाई और निकल लिया कुतुब मीनार की तरफ। कुतुब मीनार देखने के लिए 40 रुपए का टिकट लिया और इस शाही दरवाजे से एंट्री मारकर पहुंच जाता हूं अंदर। बाकी आगे की स्टोरी बताता हूं नेक्स्ट पार्ट में। तो भैया आज 40 रुपए का टिकट लेकर मैं पहुंच जाता हूं कुतुब मीनार, जो कि पिछले कई दिनों से विवादों से घिरी हुई है। वैसे तो इतिहास की किताबों में कहा जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में शुरू करवाया था और 13वीं शताब्दी में इल्तुतमिश द्वारा पूर्ण करवाया गया। लेकिन हाल ही में हिंदू संगठनों ने इस इतिहास को नकार दिया। हिंदू संगठन यूनाइटेड हिंदू फ्रंट ने यह दावा कर दिया कि कुतुब मीनार विष्णु मंदिर के ऊपर बनी है और इसलिए इसका नाम बदलकर विष्णु स्तंभ रखा जाना चाहिए। साथ ही प्रसिद्ध आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने भी कुछ दिनों पहले कहा था कि कुतुब मीनार के पास स्थित कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को बनाने के लिए 27 हिंदू और जैन मंदिरों को तोड़ा गया था। के मोहम्मद के मुताबिक मस्जिद के पूर्वी गेट पर लगे एक शिलालेख में भी इस बात का जिक्र है। विष्णु स्तंभ और मंदिरों के अवशेष पर मस्जिद होने के दावे के बाद एक थ्योरी और सामने आई, जिसमें कहा गया कि कुतुब मीनार एक सन टावर है जिसे 5वीं शताब्दी में गुप्त साम्राज्य के विक्रमादित्य द्वारा बनवाया गया था। अब कुतुब मीनार विजिट करने के बाद बाहर से ऑटो पकड़कर मैं पहुंच जाता हूं इंडिया गेट। दिल्ली के केंद्र में बना करीब 42 मीटर ऊंचा इंडिया गेट दिल्ली के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले स्थानों में से एक है। इंडिया गेट 79,000 से अधिक भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों की याद में बनवाया गया है, जो प्रथम विश्व युद्ध और अफगान युद्ध के दौरान ब्रिटिश सेना के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए थे। यहाँ की दीवारों पर उन सभी शहीद सिपाहियों के नाम अंकित है जो हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। सर एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किए गए इस इंडिया गेट का निर्माण कार्य फरवरी 1921 में शुरू हुआ और 10 साल बाद 1931 में इसे आम जनता के लिए खोल दिया गया था। साल 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय शहीद होने वाले तमाम भारतीय सैनिकों के सम्मान में यहाँ अमर जवान ज्योति की स्थापना की गई, जहाँ साल के 365 दिन 24 घंटे सैनिकों के सम्मान में एक लो जलती रहती है। इसके अलावा साल 2022 में इंडिया गेट के सामने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की 28 फीट ऊंची भव्य मूर्ति बनवाई गई। तो इंडिया गेट को अच्छे से विजिट करने के बाद अब मेट्रो पकड़कर मैं निकल लेता हूँ रूम की ओर। मिलते हैं कल। वैसे कल अपने दोस्तों के साथ में अक्षरधाम टेम्पल गया तो था, लेकिन शाम के 6:30 बजे बाद अक्षरधाम टेम्पल में एंट्री बंद हो जाती है, तो हमें बाहर से ही वापस लौटना पड़ा था। तो आज दिन में ही हम लोग निकल लेते हैं अक्षरधाम टेम्पल की ओर, जो कि दिल्ली का सबसे भव्य मंदिर है। मुख्य द्वार से प्रवेश होने के बाद मोबाइल और बैग वगैरह सब कुछ बाहर ही जमा करवा लिए जाते हैं। बाकी आपको बता दूं कि अक्षरधाम मंदिर बाहर से जितना खूबसूरत दिखता है, अंदर से उससे कई गुना ज्यादा सुंदर है। तो अब अक्षरधाम टेम्पल विजिट करने के बाद मैं पहुंच जाता हूँ लाल किला, जो की पिछली कई सदियों से भारत में होने वाली हर एक उथल पुथल साक्षी रहा है। इसका वर्णन भी इतिहास की किताबों में यही बताया गया है कि मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1668 में किले का निर्माण शुरू करवाया गया और 1648 में यह बनकर तैयार हो चुका था। लेकिन कई इतिहासकारों का दावा है कि लाल किला 1648 से पहले भी अस्तित्व में था। भारत के प्रधानमंत्री हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा झंडा फहराते हैं। यहाँ प्रथा 1947 से ही चली आ रही है। शाम को 7:30 से 8:30 बजे के बीच लाल किला पर एक लाइट शो होता है, जो देखने लायक होता है। तो लाइट शो देखकर अब मैं निकल लेता हूँ चोर बाजार की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं पहुंच चुका हूं दिल्ली के चोर बाजार में, जहां 2000 में DSLR कैमरा और 6000 में iPhone 14 Pro मिल जाता है। लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखना, सब समझ आ जाएगा। वैसे वीडियो बनाना यहाँ पर अलाउ नहीं है, लेकिन फिर भी चोर बाजार में चोरी छुपे में वीडियो बना ही लेता हूँ। भाई साहब, जूते और कपड़े तो यहाँ ऐसे बिक रहे थे जैसे सब्जी मंडी होगी। बड़े बड़े ब्रांड्स की फर्स्ट कॉपी मात्र 250-300 रुपए में मिल रही थी, लेकिन जूते कपड़े तो बस डिस्प्ले में है। असली माल तो थोड़ा अंदर मिलता है। इलेक्ट्रॉनिक चीजें, महंगी स्मार्ट वॉचेस और आईफोन तक आपको यहाँ पानी के भाव बिकता मिल जाता है। एक भाई iPhone 14 Pro मुझे मात्र 6000 में देने को तैयार हो गया था। एप्पल के एयरपोर्ट्स मात्र 1000 रुपए में दे रहा था। एप्पल स्मार्ट वॉच 2000 में, DSLR कैमरा 2000 में। लेकिन सच्चाई मैं आपको बताता हूँ कि ये कोई चोर बाजार नहीं, बल्कि चूना बाजार है, जहाँ आपको सिर्फ चूना लगाया जाता है। 100-200 रुपए वाला चाइना का कॉपी माल आपको 1000-2000 में टिका दिया जाता है। तो भाई यही कहूंगा कि कोई भी महंगा सामान लेकर ठगी का शिकार होने से बचे, और यहाँ से फोन लेने की गलती तो कभी कर मत देना, वरना बाहर जाते
जाते ही पुलिस द्वारा पकड़ लिए जाओगे, बाकी आपकी मर्जी। मिलते हैं कल। तो जी आज अपने YouTube चैनल पर हो चुके हैं पूरे 10,000 सब्सक्राइबर। लगातार पिछले 3 महीनों की कड़ी मेहनत और आप सब लोगों के प्यार और सपोर्ट के कारण ही ट्रेवल बजट YouTube चैनल आज इस मुकाम पर पहुंच पाया है। तो आज का दिन हमारे लिए इस सफर का सबसे अच्छा दिन है। एक बहुत बड़ी मंजिल तो अभी हासिल नहीं हुई है, लेकिन इतने कम दिनों में इतना सब कुछ भी हमारी उम्मीद से बढ़कर है। इस खुशी के मौके पर दिल्ली में मेरे भाइयों ने केक कटवा कर मेरे दिन को और भी खूबसूरत बना दिया। उम्मीद है कि आप सभी लोग इसी तरह से ट्रेवल बजट को प्यार देते रहेंगे और इन्हीं छोटी छोटी खुशियों से भरा ये सफर आगे बढ़ता रहेगा। दिल्ली की गलियों में मस्ती करते हुए आज के दिन को हमने खूब अच्छे से सेलिब्रेट किया, क्योंकि अपनों के साथ खुशियां मनाने का भी अपना एक अलग ही मजा है। इसी के साथ आज दिल्ली टूर का भी हमारा आखिरी दिन है। तो अपने इन भाइयों को और दिल्ली को बाय बाय बोलकर मैं निकल लेता हूँ ब्रजभूमि मथुरा वृंदावन की ओर, जहाँ अगले कुछ दिन आपको रूबरू करवाएंगे भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से। तो मिलते हैं कल। तो जी आज हमारी भारत यात्रा पहुंच चुकी है भगवान श्री कृष्ण की पावन भूमि मथुरा नगरी। स्टेशन पर ही मेरे कुछ भाई लोग मुझे लेने के लिए आ जाते हैं और हम निकल लेते हैं होटल की तरफ। अगले दिन की सुबह होती है मथुरा की स्वादिष्ट कचौरी के साथ। तो अब नाश्ता करने के बाद हम सब लोग पहुंच जाते हैं मथुरा स्थित भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि, जहाँ पर जन्माष्टमी की रात को कंस की जेल में भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। वैसे ये भूमि भी कई सालों से विवाद के घेरे में है, क्योंकि मुगल आक्रमणकारियों ने यहाँ पर भी मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इन्हीं सब विवादों के चलते यहाँ की सिक्योरिटी थोड़ी टाइट कर दी गई है और जन्मभूमि के अंदर मोबाइल फोन्स, कैमरा और बैग सामान वगैरह कुछ भी अलाउ नहीं है। तो हमने मोबाइल फोन्स और सामान वगैरह जमा करवाए, फिर जन्मभूमि के दर्शन किए और कुछ देर मथुरा का मार्केट विजिट किया। बाकी इन लोगों को घर निकलना था, तो आज के लिए इतना ही। इनको करते हैं अलविदा और आपसे मिलते हैं कल। फाइनली आज मैं पहुंच चुका हूं वृंदावन धाम। जी हां, अपनी भारत यात्रा शुरू की तभी से मुझे वृंदावन पहुंचने की बड़ी लगन लगी थी। तो कल मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद हमने द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन किए और आज वृंदावन आ गए। जैसा कि भैया आपको पता ही है कि वृंदावन के कण कण में राधा रानी का निवास है, तो सबसे पहले मैंने भी राधा रानी के नाम का तिलक लगवाया और आगे इस्कॉन टेम्पल की तरफ निकल लिया। और जब मैं इस्कॉन टेम्पल जा रहा था तो मैंने यहाँ पर एक बात नोटिस करी कि वृंदावन के हर दुकानदार, हर ऑटो वाले और वृंदावन के सब लोग आपको राधे कहकर संबोधित करते हैं। मतलब कि कोई भी आपसे कुछ बात करता है तो आपको भैया, भाई या ब्रदर कहकर नहीं, राधे कहकर बुलाते हैं। और यार ये बात मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। वास्तव में हर धार्मिक जगह पर ये कल्चर होना ही चाहिए। और राधे, ये बात बिल्कुल सही है कि वृंदावन में भक्ति का आनंद अगर आपको लेना है तो आपको कुछ दिन वृंदावन रुकना ही पड़ेगा, तभी वृंदावन आपको समझ में आएगा। खैर अब बातों ही बातों में ये वीडियो तो काफी बड़ा हो गया, तो अब इस्कॉन मंदिर के और प्रेम मंदिर के दर्शन आपको करवाऊंगा कल। राधे राधे। अब वृंदावन में सबसे पहले मैं पहुंच जाता हूं अंग्रेजों के मंदिर में। हाँ, इस्कॉन मंदिर, जिसे कृष्ण बलराम मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ की जो वाइब है ना, वो भाई आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। नॉन स्टॉप हरे कृष्ण हरे राम का कीर्तन और उस पर झूमते गाते अंग्रेज। क्या ही खूबसूरत लीला है प्रभु श्री कृष्ण की, जो उनकी भक्ति के रस में सिर्फ भारतीय लोग ही नहीं बल्कि विदेशी लोग भी सब कुछ भूलकर पागलों की तरह नाचते गाते और कीर्तन करते हुए यहाँ पर आपको मिलेंगे। मंदिर इतना सुंदर कि अंदर जाते ही मन को एक सुकून, एक शांति का आभास होता है। दीवारों पर भगवान की लीलाओं का सचित्र वर्णन भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। आज से पहले मैंने सिर्फ शादियों में और पार्टियों में ही इस तरह लोगों को नाचते हुए देखा था, लेकिन वृंदावन में हर कोई कन्हैया के सामने पागलों की तरह नाचता हुआ आपको दिख जाएगा। फिर मैंने प्रभु के दर्शन किए, साथ में बड़े भाई बलराम जी के और राधा रानी के दर्शन भी हुए। कन्हैया की मनमोहक मूर्ति के सामने खड़ा होकर साक्षात कन्हैया से बात करने सा प्रतीत होता है। प्रभु के सामने खड़े कई लोगों की आंखों में आंसू देखकर मुझे इस बात का यकीन हो गया था कि कन्हैया की वास्तविक भक्ति का आनंद इन्हीं लोगों को मिल रहा है। तो वृंदावन आओ तो इस्कॉन मंदिर के दर्शन जरूर करना। राधे राधे। तो चलिए आज आपको लेकर चलते हैं वृंदावन के सबसे खूबसूरत मंदिर में। लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत से 54 एकड़ भूमि में बना यह मंदिर भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अनन्य प्रेम का प्रतीक है, इसलिए इस मंदिर को प्रेम मंदिर नाम दिया गया। और अगर आप वृंदावन आए हैं और प्रेम मंदिर नहीं गए तो समझ लीजिए आपने बहुत कुछ मिस कर दिया है। प्रेम मंदिर का निर्माण कार्य 5वें जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज ने जनवरी 2001 में शुरू करवाया था। इस मंदिर को बनाने में 11 साल का समय लगा और लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत लगी थी। बेहतरीन क्वालिटी के संगमरमर
संगमरमर से बना यह मंदिर दिन में तो खूबसूरत लगता ही है, इसके अलावा रात के वक्त भी मंदिर पर लगी अलग अलग तरह की लाइट्स प्रेम मंदिर की शोभा को और बढ़ा देती है। भगवान की बाल लीलाओं के साथ ही कालिया नाग दमन लीला, गोवर्धन लीला और गोपियों संग रास लीला को भी इस मंदिर में चलित झांकियों के रूप में सजाया गया है। अंदर राधा जी के साथ भगवान की अति मनमोहक मूर्ति स्थापित है। प्रेम मंदिर की खूबसूरती को अनुभव करने का सबसे अच्छा समय शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में ही है। वैसे बता दूं कि प्रेम मंदिर सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और शाम को 4:30 बजे से 8:30 बजे तक दर्शन के लिए खुला हुआ रहता है। वृंदावन में स्थित निधिवन के बारे में ये 2 रहस्यमयी बातें जो निधिवन में भगवान श्री कृष्ण के रास रचाने की कहानी को सत्य साबित करती है। पहली ये कि निधिवन के आसपास के अधिकतर घरों की खिड़कियों में ईंटें चुनवाकर खिड़कियों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि आसपास के लोगों का कहना है कि उन्हें रात के वक्त निधिवन में एक भी पेड़ नजर नहीं आता है। इसके अलावा कई बार घुंघरू, पायल और बंसी की ध्वनि भी सुनाई देती है। दूसरी बात ये कि यहाँ पर बनी हुई ये समाधियां उन लोगों की है जिन्होंने चोरी छुपे निधिवन में आकर रात के वक्त की रासलीला देखने की कोशिश की। आपको बता दूं कि निधिवन वो जगह है जहाँ माना जाता है कि आज भी हर रोज रात में भगवान श्री कृष्ण और राधा जी यहाँ पर रास रचाते हैं। यहाँ पर तुलसी के अति प्राचीन 16,000 पेड़ है, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये असल में भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियां हैं, जो दिन के वक्त पेड़ और रात में गोपियां बन जाती है। इस निधिवन को रात में 9 बजे ताला लगाकर बंद कर दिया जाता है। रात में ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर, पशु पक्षी कुछ भी अंदर नहीं होते हैं। जो इंसान निधिवन में छुपकर ये सब देखने की कोशिश करता है या तो वो अंधा हो जाता है या अपना मानसिक संतुलन खो देता है। रंग महल में भगवान श्री कृष्ण के लिए लगाया गया बिस्तर भी सुबह देखने पर लगता है कि यहाँ पर कोई रात रुक कर गया है। रुकने के बाद यहीं पर स्थित बंसी चोर राधा रानी जी मंदिर के दर्शन किए और श्री रंगनाथ जी मंदिर पहुंच गया। दक्षिण भारतीय द्रविड़ वास्तुकला शैली में बनाया मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर में आकर आपको दक्षिण भारत की एक झलक देखने को मिलती है। इस मंदिर के 7वें दरवाजे को साल में सिर्फ एक बार बैकुंठ एकादशी को खोला जाता है। इसके बाद श्री राधा वल्लभ मंदिर के दर्शन किए। 1585 में निर्मित राधा वल्लभ मंदिर वृंदावन के सबसे पुराने और लंबे समय तक जीवित रहने वाले मंदिरों में से एक है, जिसे भव्य रूप से लाल बलुआ पत्थरों का उपयोग करके उस समय बनाया गया था जब लाल बलुआ पत्थर का उपयोग केवल ऊंचे महलों, शाही इमारतों और शाही किलों के निर्माण के लिए किया जाता था। अब आखिरी में पहुंच जाता हूं बांके बिहारी जी के मंदिर। और भैया किसी ने सच ही कहा है कि वृंदावन जाओ तो सोच समझ कर जाना, क्योंकि यहाँ आने के बाद हर कोई बदला बदला सा हो जाता है। यहाँ पर बांके बिहारी लाल जी ऐसी लीलाएं रचाते हैं कि यहाँ पर हर कोई आपको बांके बिहारी जी के नाम में रचा हुआ दिखाई देगा। तो अब माता वैष्णो देवी को समर्पित श्री वैष्णो धाम मंदिर के दर्शन आपको करवाऊंगा कल। जम्मू के मां वैष्णो देवी मंदिर के बारे में तो आपने सुना ही होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि वृंदावन में भी एक बहुत ही खूबसूरत सा वैष्णो धाम मंदिर है, जो कि जम्मू के मां वैष्णो देवी मंदिर की तर्ज पर ही बनाया गया है। यहाँ पर मां दुर्गा की 141 फीट ऊंची मूर्ति बनी हुई है। मूर्ति के बगल में ही हाथ जोड़े हुए श्री हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मां दुर्गा की 141 फीट ऊंची मूर्ति के दर्शन किए, फिर मुख्य मंदिर में मां वैष्णो देवी के दर्शन किए। इस मंदिर में अंदर दीवारों पर इतनी सुंदर चित्रकारी की गई है कि किसी का भी मन मोह ले। मंदिर से बाहर निकलते ही सामने की तरफ एक आर्ट गैलरी बनी हुई है, जिसमें मंदिर के भूमि पूजन से लेकर मंदिर बनने तक के फोटोज लगे हुए हैं। थोड़ा आगे चलने पर एक गुफा बनी हुई है, जिसमें मां दुर्गा के 9 रूपों के दर्शन किए और बाहर आ गया। सामने की तरफ चलते हुए फव्वारे इस मंदिर प्रांगण की शोभा को और भी बढ़ा रहे थे। बाहर निकलते वक्त मुझे यहाँ पर प्रसाद और मां वैष्णो देवी ट्रस्ट का एक सिक्का दिया गया। इसके बाद शाम में मैंने पागल बाबा मंदिर के दर्शन किए, जो कि 9 मंजिला बना हुआ काफी खूबसूरत मंदिर है। और इसी के साथ वृंदावन यात्रा यहीं पर होती है समाप्त। अब कल निकलेंगे राजस्थान के लिए, तो मिलते हैं कल। आज भैया हमारी 120 दिन की भारत यात्रा पहुंच चुकी है राजस्थान, और अब आखिरी के 7-8 दिन हम बिताने वाले हैं राजस्थान में। तो मथुरा से बस में बैठकर करीब 4.5 घंटे का सफर तय करते हुए मैं पहुंच जाता हूं जयपुर। जयपुर पहुंचते ही हमारी मुलाकात होती है आरिफ भाई से, जो कि हमें रूम दिलवाते हैं। अगले दिन सुबह आरिफ भाई के साथ हम निकल लेते हैं जयपुर विजिट करने के लिए, और हमारा पहला स्टॉप होता है बिरला मंदिर। बिरला मंदिर दर्शन करने के बाद अल्बर्टा हॉल म्यूजियम पहुंच जाते हैं। बाहर से ही अल्बर्टा हॉल म्यूजियम की वास्तुकला शैली को निहार कर हम निकल लेते हैं पिंक सिटी की तरफ। पिंक सिटी के मार्केट की दुकानें, बिल्डिंग सब कुछ गुलाबी रंग से रंगी हुई दिखाई देती है। तो पिंक सिटी की खूबसूरती का लुत्फ उठाते हुए हम आ जाते हैं हवा महल विजिट करने के लिए। हवा महल का नाम जयपुर के सबसे खूबसूरत महलों में शुमार है। इस महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा सन 1799 में करवाया गया था। महाराजा प्रताप सिंह भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने इस महल को भगवान श्री कृष्ण के मुकुट की भांति बनवाया था, जो कि वास्तुकार लालचंद उस्ताद की देखरेख में बना था। हवा महल के बाद हमने जल महल विजिट किया, और अब बाकी का जयपुर आपको घुमाएंगे कल।
तो कल हमने जल महल विजिट किया था, जो कि मानसागर झील पर बना हुआ है। झील का साफ पानी और इस महल को चारों ओर से घेरे हुए सुंदर अरावली पर्वत श्रृंखला जल महल की शोभा को और भी बढ़ा देते हैं। इसके बाद संजय शर्मा म्यूजियम विजिट किया और पहुंच गया आमेर फोर्ट। जयपुर में मौजूद आमेर का किला इस शहर के सबसे प्रसिद्ध और चर्चित स्थलों में आता है। 16वीं सदी में बना यह किला राजस्थानी कला और संस्कृति का एक अच्छा खासा नमूना पेश करता है। ऊंची पहाड़ी पर बना आमेर का किला दूर से जितना खूबसूरत लगता है, अंदर से और भी कई गुना ज्यादा सुंदर दिखाई देता है। आमेर किले के निर्माण की शुरुआत 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह ने की थी। हालांकि जो निर्माण आप अभी देख पा रहे हो उसे पूरा महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय और राजा जयसिंह प्रथम द्वारा पूरा किया गया था। इस निर्माण कार्य को पूर्ण होने में लगभग 100 साल का समय लगा था। तो अब आमेर फोर्ट विजिट करने के बाद कुछ देर यहीं पर राजस्थानी संगीत का आनंद लिया और होटल की तरफ निकल लिया। और हाँ, जयपुर की इन सब जगहों पर हमको घुमाया है आरिफ भाई ने। तो अगर आप भी कभी जयपुर आओ और कम से कम बजट में अच्छे से जयपुर घूमना हो तो डिस्प्ले पर दिया गया आरिफ भाई का नंबर जरूर सेव कर लेना। अब कल जाएंगे खाटू श्याम जी मंदिर, तो मिलते हैं कल। क्या आपको पता है कि बाबा खाटू श्याम जी किनके अवतार है और क्यों उनको कलयुग के भगवान कहा जाता है? तो आज इसी बात को जानने के लिए मैं पहुंच जाता हूं राजस्थान के सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी मंदिर। कई लोगों को नहीं पता होगा कि बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत कालीन बताया जाता है। कथाओं में खाटू श्याम जी के मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। ऐसा कहा जाता है कि महाबली भीम के पोते यानी घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक को अपनी असीम शक्तियों और वीरता के लिए जाना जाता था। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने जब बर्बरिक से पूछा कि वो किस पक्ष की तरफ है, तो उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान जो पक्ष हारता रहेगा वो उसकी ओर से ही युद्ध लड़ेंगे। बर्बरिक इतने महान धनुर्धर थे कि वो मात्र 3 बाण में कौरवों और पांडवों की सेना का सर्वनाश करने की क्षमता रखते थे। भगवान श्री कृष्ण युद्ध के परिणाम पहले से ही जानते थे, इसलिए उन्होंने बर्बरिक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग की और शीश दान में मांग लिया। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक से प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में उनके नाम से पूजे जाने का वरदान दे दिया। हमेशा से ही हारे हुए पक्ष का साथ देने के कारण आज भी कहा जाता है कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आखिर क्यों इस सृष्टि के रचिता परमपिता ब्रह्मा जी का पुष्कर के अलावा पूरी दुनिया में कोई दूसरा मंदिर ही नहीं है? जिन ब्रह्मा जी ने पूरी सृष्टि की रचना की, क्यों ये सृष्टि उन ब्रह्मा जी की पूजा नहीं करती है? तो मेरे मन में चल रहे इन्हीं सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के बाद निकल लेता हूँ अजमेर के लिए। अजमेर से टैक्सी लेता हूँ और सीधे पहुंच जाता हूँ पुष्कर, जहाँ पर ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है। और जिस प्रकार ब्रह्मा जी को परम पिता यानी इस संपूर्ण सृष्टि के सर्वोच्च देवता माना जाता है, उसी प्रकार पुष्कर को भी तीर्थराज पुष्कर कहा जाता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ने इस पृथ्वी पर भक्तों की भलाई के लिए यज्ञ का विचार किया। यज्ञ की जगह का चुनाव करने के लिए उन्होंने अपने कमल पुष्प को पृथ्वी लोक पर भेजा। जिस स्थान पर पुष्प गिरा उसी जगह को पुष्कर कहा गया और पुष्कर को ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए चुना। उसके बाद ब्रह्मा जी यज्ञ करने के लिए पुष्कर पहुंचे, लेकिन उनकी पत्नी देवी सावित्री ठीक समय पर नहीं पहुंची। यज्ञ का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था, सभी देवी देवता यज्ञ स्थल पर पहुंच चुके थे। ऐसे में ब्रह्मा जी ने नंदनी गाय के मुख से गायत्री को प्रकट किया और उनसे विवाह कर अपना यज्ञ शुभ समय पर शुरू किया। कुछ देर बाद जब देवी सावित्री यज्ञ स्थल पर पहुंची और ब्रह्मा जी के बगल में किसी और स्त्री को देखा, तो उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि इस पृथ्वी लोक पर आपकी कहीं पूजा नहीं होगी। इस श्राप को देखते हुए सभी देवी देवताओं ने जब देवी सावित्री से आग्रह किया, तब उन्होंने श्राप वापस लिया और कहा कि धरती पर सिर्फ पुष्कर में ही ब्रह्मा जी की पूजा होगी। और उसी श्राप के चलते ब्रह्मा जी का इस धरती पर पुष्कर के अलावा दूसरी किसी जगह पर कोई मंदिर नहीं है। तो जी अब पिछले 2 दिन में खाटू श्याम जी मंदिर और पुष्कर के एकमात्र ब्रह्मा जी मंदिर के दर्शन करने के बाद आज मैं अपना बोरिया बिस्तर बांधकर पुष्कर से निकल लेता हूँ उदयपुर की तरफ। लेकिन पहले मुझे अजमेर जाना होगा, क्योंकि पुष्कर का नजदीकी रेलवे स्टेशन अजमेर ही है। तभी अजमेर में इंटर करते ही एक जगह पर मुझे बस में से ताजमहल और एफिल टावर दिखाई देते हैं और मैं बस से उसी जगह पर उतर जाता हूँ। सामने देखता हूँ कि एक पार्क में दुनिया के 7 अजूबे बनाए हुए हैं और इसे अजमेर का 7 वंडर्स पार्क कहते हैं। मात्र 20 रुपए इसका टिकट था, तो देर न करते हुए अंदर पहुंच जाता हूँ। यहाँ पर बड़े ही खूबसूरत तरीके से दुनिया के 7 अजूबों को हूबहू बनाया गया था। बाकी के 6 अजूबे तो इंडिया के बाहर है, लेकिन शुक्रवार को ताजमहल बंद होने की वजह से 7 अजूबों में शामिल भारत के एकमात्र अजूबे ताजमहल को भी नहीं देख पाया था। तो ये देखिए, मुझे सिर्फ ताजमहल देखना था और यहाँ पहुंचा तो मैंने बाकी के 6 अजूबे भी देख लिए। उसके बाद हुआ यूं कि इन 7 वंडर्स के चक्कर में उदयपुर की मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो अब बस से मैं निकल रहा हूँ उदयपुर। तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं कल। अजमेर से राजस्थान परिवहन की बस में बैठकर आज मुझे उदयपुर तक लगभग 285 किलोमीटर सफर तय लोकल बस से करना था, जिसमें कि मुझे 5 से 6 घंटे का समय लगने वाला है। तो विंडो सीट संभालकर संगीत का आनंद लेते हुए मैं उदयपुर की तरफ आगे बढ़ ही रहा था कि मुझे बस में से भगवान शिव की एक विशाल प्रतिमा दिखाई देती है। जैसे ही मुझे पता लगता है कि ये नाथ द्वारा है और ये जो दिखाई दे रही है भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है। बस फिर क्या, हर बार की तरह बिना सोचे समझे मैं नाथ द्वारा में ही उतर जाता हूँ, होटल लेता हूँ और रात भर आराम करने के बाद सुबह पहुंच जाता हूँ दुनिया की सबसे ऊंची शिव
प्रतिमा को देखने के लिए, जो कि 369 फीट हाइट के साथ दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। लेकिन यार मुझे यहाँ आकर शौक तब लगता है जब यहाँ दर्शन करने का टिकट 10, 20 या 50 रुपए नहीं बल्कि 200 रुपए बताया जाता है। बिल्कुल यहाँ की एंट्री टिकट के हिसाब से ही अंदर की साफ सफाई और मेंटेनेंस दिखाई दे रहा था। हर तरफ खूबसूरती और हरियाली के बीच में भोलेनाथ की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थापित की हुई है। मूर्ति के सामने विशाल नंदी प्रतिमा भी बनी हुई थी। तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के बाद अब मैं निकल लेता हूँ उदयपुर की तरफ। मिलते हैं कल। आज नाथद्वारा के अपने होटल से निकलकर सीधे बस स्टैंड से बस पकड़ता हूँ और पहुंच जाता हूँ उदयपुर। अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ उदयपुर, जिसे राजस्थान के सबसे सुंदर शहर का दर्जा प्राप्त है। उदयपुर की खूबसूरती के चर्चे सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी शुमार है। तो इसी खूबसूरती का लुत्फ उठाने के लिए मैं पहुंच जाता हूँ फतेह सागर लेक, जिसका पुनर्निर्माण महाराणा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया था। यहाँ पर कुछ वक्त बिताना मन को एक अलग ही आनंद की अनुभूति करवाता है। इस झील के किनारे बैठकर यहाँ के प्राकृतिक नजारों को निहारने का तो मजा है ही, साथ ही आज बारिश हो जाने के कारण यहाँ का माहौल और भी ज्यादा खूबसूरत हो गया था। तो अपना कुछ वक्त फतेह सागर लेक के पास बिताया और सहेलियों की बाड़ी के नाम से प्रसिद्ध इस राजसी गार्डन की ओर चला आया। वैसे तो उदयपुर में घूमने की और भी बहुत सी जगह है, लेकिन आज मेरा मन कहीं लगने वाला नहीं था, क्योंकि आज मेरी 8 बजे ट्रेन है और सुबह के 5 बजे मैं अपने मध्य प्रदेश पहुंचने वाला हूं। तो इसी एक्साइटमेंट के चलते मैं ट्रेन के समय से 3 घंटे पहले ही स्टेशन आ पहुंचता हूं और बड़ी ही बेसब्री से ट्रेन का इंतजार करने लगता हूं। फाइनली 8:35 पर मेरी ट्रेन आ जाती है, जिसमें बैठकर मैं निकल लेता हूं बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन के लिए। मिलते हैं कल। आज इस ट्रेन में बैठते वक्त मैं सिर्फ उदयपुर को ही अलविदा नहीं कह रहा हूँ, बल्कि अपने इस 120 दिन के इंडिया टूर का भी आज मेरा आखिरी दिन है। और अपने किए गए वादे के मुताबिक सुबह के 5 बजे मैं पहुंच जाता हूँ उज्जैन, क्योंकि मैंने अपना इंडिया टूर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेकर ही शुरू किया था और आप लोगों से कहा था कि बाबा का आशीर्वाद लेकर ही इस टूर का समापन करूंगा। मेरे इस इंडिया टूर में कोई परेशानी नहीं आई और शांतिपूर्वक मेरी पूरे भारत की यात्रा सफल हुई। इसके पीछे बाबा महाकाल का ही आशीर्वाद है। तो सुबह 5 बजे स्टेशन से सीधे बाबा के दरबार पहुंच जाता हूँ। सुबह 5:30 बजे भी बाबा के दरबार में भक्तों की काफी भीड़ थी। मैं भी इसी भीड़ के बीच से होते हुए पहुंच जाता हूं बाबा महाकाल के दर पर। इस टूर में हर वक्त मेरी रक्षा करने के लिए बाबा का धन्यवाद करता हूं और बहुत जल्द अपनी अगली यात्रा शुरू करने का आशीर्वाद भी बाबा से लेता हूं। इस टूर में आप लोगों से भी जो प्यार और स्नेह मिला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी थोड़ा सा ब्रेक लूंगा और कुछ ही दिनों में आपके लिए लेकर आऊंगा एक नई सीरीज, एक नए अंदाज में। बाकी अब कल के वीडियो में आपको मेरी इस 120 दिन की भारत यात्रा की टूर प्लानिंग और संपूर्ण खर्च बताऊंगा। चलिए अब निकलते हैं हमारे अपने शहर इंदौर की ओर। मिलते हैं कल। तो भैया इस 120 दिन की भारत यात्रा में हम 2 लोगों ने होटल पर, खाने पर और ट्रेवल पर कुल खर्च किया 3,52,715 रुपए, जिसमें हमने भारत के लगभग 20 राज्यों के 100 से अधिक छोटे बड़े शहर विजिट किए। ये यात्रा हमने उज्जैन से बाबा महाकाल के दर्शन करके शुरू की थी और महाकाल दर्शन पर ही खत्म की। उज्जैन से गुजरात, फिर महाराष्ट्र और गोवा होते हुए हमने कर्नाटक से दक्षिण भारत में प्रवेश किया। फिर करीब 1 महीना 10 दिन दक्षिण भारत में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा की यात्रा की। फिर पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार होते हुए उत्तर प्रदेश में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या के दर्शन किए। उसके बाद कुछ दिन दुनिया के सबसे पुराने शहर बनारस में बिताने के बाद देवभूमि उत्तराखंड में प्रवेश किया। फिर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब होते हुए राजधानी दिल्ली पहुंच गए। लगभग 2 महीने उत्तर भारत की यात्रा के बाद मथुरा, वृंदावन और फिर राजस्थान होते हुए उज्जैन आ गए। बाकी इस संपूर्ण इंडिया टूर की फुल डिटेल्स मैं आपको बहुत जल्द एक लॉन्ग वीडियो के माध्यम से दे दूंगा। तो आज फाइनली हम पहुंच चुके हैं देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में। इंदौर पहुंचते ही मेरे मित्रों ने ढोल और फूलमाला के साथ हमारा जोरदार स्वागत किया और 120 दिन के हमारे इंडिया टूर को सफल होने की शुभकामनाएं दी। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई सीरीज में एक नई एनर्जी के साथ। अलविदा।